नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में व्यूज। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और अजीत द्विवेदी जी स्टूडियो में आ चुके हैं। आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। और बिहार में आज पहले फेज के लिए वोटिंग चल रही है और वोटिंग के रिकॉर्ड नंबर भी आ रहे हैं। मैं आपको वो नंबर बताऊंगा क्योंकि 14 तारीख को जो भी आप कहानी देखेंगे उसमें इन नंबर्स का कुछ ना कुछ हाथ होगा, तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे। प्रधानमंत्री की आज रैलियां भी चल रही हैं, वो भी और पोलिंग बूथ्स पर इस वक्त काफी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो उतरे हुए हैं। महिलाओं के बारे में हम ये भी सुन रहे हैं कि वैसे भी ज्यादा तादाद में महिला निकली हुई दिख रही हैं, और फिर वो अपना कामकाज घर का निपटा के और फिर तसल्ली से भी निकलती हैं, तो आपको वो लाइनें आज शाम तक और दिखेंगी। एक दूसरा जो हम लोग सुन रहे थे चर्चाओं में, जो लोग बिहार से लौट रहे थे, कि यूथ वोटर पर बड़ी नजर रखने की जरूरत है। ये बड़ी तादाद में फर्स्ट टाइम वोटर बाहर आता है कि नहीं आता है, यंगस्टर्स आते हैं कि नहीं आते हैं, 30 साल से कम की उम्र के, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि उस आयु वर्ग में तेजस्वी यादव को अच्छा अट्रैक्शन मिल सकता है अगर महिला वोटर्स माने जाती हैं कि ये नीतीश कुमार के लिए ज्यादा बड़ी संख्या में वोट अगर करते हैं तो पहले कुछ आपको तस्वीरें ही दिखा देते हैं। पोलिंग बूथ्स पर सबसे ज्यादा जो चर्चा इस वक्त सुनाई दे रही है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वोटर्स के बीच सबसे बड़ा फैक्टर इस वक्त इस चुनाव में नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा हमें कई जगह से फीडबैक मिला है। और ये जो 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में भी जा रहे हैं, इसका भी क्रेडिट बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं सीधे प्रधानमंत्री को देती हैं। जाहिर है कि राज्य सरकार को तो वो क्रेडिट है ही, लेकिन क्योंकि इस वो आपको मालूम भी होगा जिस दिन वो स्कीम लॉन्च होनी थी, जो खाते में पैसा ट्रांसफर करना था, तो मोदी जी यहां दिल्ली से थे और वहां पटना से नीतीश कुमार, तो दोनों ने एक साथ पैसा जो है वो ट्रांसफर किया था। तो हम अब जो बातचीत करेंगे, क्योंकि आज पोलिंग बूथ पर जो लोग जाते हैं उन सब के बीच में हमारे रिपोर्टर्स होते हैं, लेकिन आप सीधे पोलिंग बूथ के अंदर ये तो नहीं पूछ सकते आप किसको वोट डालना चाह रहे हैं। चाहे हम पूछना भी चाहें तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन लोग अपनी बात बता देते हैं, क्या मुद्दा रहा या कौन सी स्कीम का ज्यादा लाभ मिला, उससे एक अंदाजा लग जाता है कि भाई चुनाव किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर ये भी बात सही है, सीट में एक खास किस्म का वोटर होता है जो किसी को पसंद करता है ज्यादा संख्या में, एक पोलिंग बूथ किसी एक पार्टी का ज्यादा मजबूत हो सकता है। तो हम आज कोशिश करेंगे आपको अलग अलग जगहों से बिरयानी के या पुलाव के चावल, जिसको बिरयानी ना पसंद हो, पुलाव के चावल का दाना उठा करके देखें और पता करें। तो शुरुआत में मैं आपको पहले सुनाता हूं एक महिला की बात, जिनसे हमारे सहयोगी बात करने के लिए गए और उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कहा, बाकी आप सुनिएगा। तो आपको कौन, आपके आए अकाउंट में पैसे आए हैं? हाँ आए हैं आपके भी? हाँ। कितने? 10,000। 10,000 रुपए। हाँ। तो आपको कौन नेता बढ़िया लगता है? मोदी जी हैं? मोदी जी वही भी हैं पैसा। अच्छा, तो यहाँ तो पैसे लौकता है, राशन नहीं खे लौकता। राशन हमनी के नहीं दिया, नहीं राशन जब से लॉकडाउन लागल तब से राशन फ्री में मोदी देता रहन, पेंशन बढ़ा देलन, बिजली देलन, सब कुछ तो देते बारन। यहाँ तो जेडीयू के उम्मीद वो है ना, मतलब तीर जे जीते, अब पब्लिक के जे दी सुविधा ओकरा के फेर अगले बेर वोट दिया। अभी तो मोदी देले बारन, तो मोदी पर सब लोग एथी बा। तो आपको भी मोदी जी बढ़िया लगते हैं? ठीक है। हाँ। सिलेंडर मिलल फ्री ना हम लोग को नहीं मिला ना, अभी पैसा राशन नहीं हमें। पैसा? हाँ पैसा। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो अभी आप देख रहे थे ये मांझी की थी, छपरा जिले की कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसके बारे में और बता देंगे आपको अभी अजीत जी। महिला वोट, मुस्लिम महिला लाइन में लगी हुई हैं, उनसे रिपोर्टर पूछ रहा है हमारे जाके, आपको खाते में पैसा आया है? हाँ 10,000 रुपया हमको आया। कौन दिया? मोदी दिया। अपनी बात हो गए, इतने में दूसरी महिला बोलते हैं क्यों तुमको राशन भी मिल रहा है ना, तुमको बिजली भी फ्री मिल रहा है ना, वो दूसरी महिला जो है उनको बता रही है। तो ये एक जनरल मूड आपको बिहार की महिलाओं के अंदर मिलेगा। मैं इसके साथ आपको कुछ डेटा दे देता हूं। पहले आप ये देखिए कि वोटिंग परसेंटेज जो चल रहा है वो क्या दिखा रहा है इस वक्त। हमारे पास सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा है। 8 बजे वोटिंग शुरू होती है ना सर? 7 बजे। 2 घंटे की वोटिंग के बाद का। तो ये देखिए मेरे पास कम से कम 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो हैं। भोजपुर रीजन से, मिथिला से, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, खगड़िया, सब जगह से है। ज़्यादा आपको एक एक का बताने लगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। ये देखें, बल्कि 11 बजे तक का आ गया। 11 बजे तक का आ गया, तो मतलब 4 घंटे की वोटिंग। 4 घंटे की वोटिंग में भोजपुर से आ रही है डिटेल 10.5% ज्यादा मतदान।
बेगूसराय में 11.5% ज्यादा मतदान, बक्सर में 9% ज्यादा मतदान, दरभंगा में इस वक्त 11.05% ज्यादा मतदान हुआ है, गोपालगंज में 6.28% ज्यादा मतदान, खगड़िया के अंदर 9.39% ज्यादा मतदान हुआ है। ये अगली मुंगेर से आ रही है रिपोर्ट, 11.5% ज्यादा मतदान हुआ है। इसके अलावा समस्तीपुर में 2020 की तुलना में बता रहा हूं, साढ़े आंकड़े आपको, 10.5% ज्यादा मतदान, सारण से 11.8% ज्यादा मतदान हुआ है 2020 की तुलना में, सिवान में 11.13% ज्यादा मतदान हुआ है। ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट या जोन से मेरे पास है इस वक्त डेटा, सारा हरे निशान में है, मतलब हर जगह वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। तो पहले इसी की बात कर लिया जी, आपने बताया था कि एसआईआर के बाद ये जरूर होगा। ये बिल्कुल एसआईआर इंपैक्ट है ये, क्योंकि जो वोटर उसमें थे, जो मृतक लोग वोटर थे या जो डुप्लीकेट वोटर्स थे या जो परमानेंटली शिफ्ट कर गए वोट डालने नहीं आते हैं, उनकी बड़ी तादाद थी बिहार की मतदाता सूची में, और इसकी वजह से हमेशा वोटिंग परसेंटेज बिहार में कम रह जाता था। तो ये सवाल सुनने को मिलता था दिल्ली में हम तमाम लोगों को कि भाई इतने जागरूक लोग हैं और वोटिंग परसेंटेज कम क्यों होता है। तो उसका कारण ये था कि इस तरह के मतदाता बहुत थे जो वोट डालने नहीं जाते थे या एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो वो जब कट के 69 लाख 70 लाख नाम कट के वो बाहर हो गए, 8% से 9% वोटर के नाम कटे हैं उसमें से, लिस्ट में से, और उतना ही वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। ओवरऑल में उतना बढ़ने की उम्मीद हम कर रहे हैं कि 8-9% कटा है। तो पूरी वोटिंग में पिछली बार जैसे अगर 58-59% था तो 65-66% तक वोट चला जाए, इस बार हम लोग पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये तो विशुद्ध रूप से एसआईआर इंपैक्ट है। दूसरा एक इम्पैक्ट ये भी है कि जो लोग अभी छठ के बाद आए हैं उसमें बहुत सारे लोग नहीं लौटे हैं, खासतौर से महिलाएं नहीं लौटी हैं। पुरुष लोग लौट भी गए हैं तो महिलाएं रुकी हैं बिहार में, तो एक उसका भी इम्पैक्ट इस बार वोटिंग में देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात यहाँ स्पष्ट कर दें हम आपको सौरभ जी कि वोट जो नाम कटे हैं ना, उसमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के नाम ज़्यादा कटे हैं। बिहार में महिलाओं के नाम कटे हैं ज़्यादा, कई जगह महिलाओं के नाम ज़्यादा कटे हैं। तो वो हो सकता है कि वो इसमें एडजस्ट हो। वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का कोई ऐसा बहुत एक्सेप्शनली 6% 8% ज़्यादा जैसे कई बार हो गया, वैसा नहीं हो सकता है, कि वैसा नहीं होगा। लेकिन 2-3% भी ज़्यादा होगा तो वो बड़ा इंपैक्ट एनडीए के फेवर में। मुझे 2-3 सर्वे अभी हाल के ऐसे याद आ रहे हैं जिन्होंने ये बताया कि 5-6% महिला वोटर में लीड है एनडीए को है। जब कई बार हुआ कि उससे 5% तक ज्यादा पड़ा, अगर इस बार 2% उससे कम भी रहता है, मतलब 3% ज्यादा वोट होता है पुरुषों के मुकाबले, तब भी बड़ा इंपैक्ट एनडीए के फेवर में होगा उस वोट का, जो महिलाओं का 2-3% ज्यादा होगा उसका। जो आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पढ़ना चाहिए, लगातार हम मान रहे हैं होगा, वो करेगा। और अभी आप जिस मांझी की बात कर रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, लगातार आरजेडी जीतती है उस सीट को। तो वहां अगर ये अभी देखने को मिल रहा है कि वो 10,000 का वो इम्पैक्ट हो रहा है, और उस वहाँ का जो उम्मीदवार है उनकी एक तस्वीर आई थी प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाते हुए मंच पर। रणधीर सिंह उम्मीदवार है और जेडीयू के, और प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाते हुए उनकी तस्वीर आई थी। उनके पिता जेल में बंद हैं प्रभुनाथ सिंह हत्या के आरोप में, और उनको टिकट दिया है वहां। तो बड़ा जोखिम लिया वो सीट जीतने के लिए एनडीए ने। अब एक चीज बस मैं क्लियर कर लूं, ये जो भी 7-8-9% मान ले वोट बढ़ा, और अच्छी बात होगी अगर बढ़ता है, तो इससे कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है क्या, किसको फायदा, कोई और मतलब सीधा कोई तार जोड़ा जा सकता है या नहीं? नहीं, ये तो नॉर्मल ही होगा ना, क्योंकि ये वो तो ऑर्गेनिक रूप से बढ़ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि कोई बदलाव की बदलाव का वोट है, एक बस उस तरह का नहीं है। अगर उस तरह का होता, हम लोग घूम रहे थे जमीन पर, वो बदलाव की कोई बात नहीं दिखाई दी। आमतौर पर ज्यादा मतदान को ये मानते हैं लोग कि वो बदलाव ले आता है। लेकिन हमको ध्यान है 2010 का लोक विधानसभा चुनाव, जब नीतीश कुमार और मतलब एनडीए को ऐतिहासिक बहुमत मिला था 206 सीट का, तब भी मतदान बढ़ा था। तो वो प्रो भी हो सकता है, मतलब प्रो इनकम्बेंसी का वोट भी हो सकता है। ठीक है, पर ये ना कोई पैटर्न नहीं है। अगर आप विभिन्न चुनावों को देखें, अगर आप मैं तेलंगाना के चुनाव को देखो, तेलंगाना के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, तो क्या वहाँ चेंज नहीं हुआ? आप कर्नाटका के चुनाव को देख लो, वहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, चेंज नहीं हुआ। आप लोकसभा के जब जो यूपीए की सरकार थी, उससे जब 2014 में था, वोटिंग परसेंट बढ़ा था, तो चेंज हो गया था। तो ये कोई पैटर्न नहीं है कि कम होना ऊपर, मतलब ये बात बिल्कुल सही है, नहीं भी होता है, ये बात बिल्कुल सही है। महिलाओं का वोट अगर वहां पे बढ़ता है तो वो फायदा एनडीए को जाएगा। अब महिला का वोट क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसका एक डेटा आपको मैं बता देता हूं। ये फिर 2020 का डेटा है। ये बताता है कि 119 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी थी 243 में से लगभग आधी, जहां पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाला। आधी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिहार की ऐसी थी 2020 के इलेक्शन में जहां महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाला। 119 कॉन्स्टिट्यूएंसी, और इनमें से एनडीए कितनी जीती? 119 में से 72। जिन सीटों पर महिला ने ज्यादा वोट किया, उनकी वो 60% सीटें एनडीए जीत गई।
ये सीधा सीधा रिश्ता दिखाई देता है महिला वोट का और एनडीए का, नीतीश कुमार का। तो इस बार एनडीए ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऐसा उसको लाभ इस बार भी महिला वोट का मिलेगा। और अब तो नेता, चूंकि अब वोट की बारी आ गई, तो खुलकर उनको उम्मीद कहां से है, किस वर्ग से है, वो बता रहे हैं। प्रधानमंत्री की आज की सभा थी, प्रधानमंत्री ने सेकंड फेज के प्रचार में आज जो बातें कही उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि महिलाओं की इस चुनाव में भागीदारी ये बता रही है कि इस बार एनडीए फिर रिपीट होने जा रहा है। उन्होंने पूछा महिलाओं से, भाई खाना बना के आई है ना, अब सब लोग मतलब फ्री होके आई है ना, और फिर उन्होंने कहा कि महिलाओं की भीड़ बता रही है हवा को रुख क्या है। ये मुझे बताइए बहनें, आप सुबह सुबह इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, तो घर के लोगों को आज खाना मिलेगा क्या? या तो आप सुबह 4 बजे उठ के खाना पकाया होगा, लेकिन आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद, शायद ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता होगा। मैं माताओं बहनों आपको फिर से प्रणाम करता हूं। ये दृश्य अपने आप में चुनाव का नतीजा क्या होगा, ये डंके की चोट पर साफ कर देता है। जंगल राज वाले खुद को आपका माई बाप कहते थे, अपने आप को शहंशाह मानते थे। ये तो मोदी है, मेरा माई बाप आप जनता जनार्दन है, आप ही मेरे मालिक है, आप ही मेरा रिमोट कंट्रोल है। तो रिमोट कंट्रोल भी आ गया, क्यों? क्योंकि उधर से प्रचार ये हो रहा है कि नीतीश जी रिमोट कंट्रोल पे चलते हैं, तो मोदी जी ने बताया कि मेरा भी रिमोट कंट्रोल है। वो जनता है, जनता जहां जाती है मैं वहां घूम जाता हूं। जंगल राज की बात भी उन्होंने कह दी। लेकिन ये जो महिला वोट वाली बात है त्रिपाठी जी, क्या वाकई इस चुनाव को महिला मतदाता ने सील कर दिया? हमने कुछ 2-3 बयान भी अभी लोगों महिलाओं की कुछ बात भी सुनाई थी। नहीं, महिला मतदाताओं ने इस चुनाव को एनडीए के पक्ष में किया है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वो वाला वीडियो दिखा के अगर आप कह रहे हैं तो थोड़ा सा मेरा मतभेद हो जाता है। अब वो महिला खड़ी थी वहां, आगे पीछे सब लोग खड़े थे, उन्होंने जो बोला सब सच बोला। 10,000 रुपया आया, राशन मिला, मोदी जी अच्छे नेता हैं। मुस्लिम महिला की बात कर रहा हूं, मोदी जी प्रिय हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अगर आप लोगों को लग रहा है कि वो वोट भी अंदर जाकर मोदी जी को दे रही, तो मैं आप लोगों से अपने आप को अलग कर लेता हूं। सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है बताना, महिला वोटर वहां क्यों ज्यादा वोट करती हैं? क्योंकि प्रवासी व्यवस्था है वहां। पुरुष चुनाव के वक्त लौट के आ ही जाएगा वोट देने, वो नहीं आने वाला है। लेकिन जो महिला है वो तो वोट करेगी नहीं। इसको पहले समझिए, बार बार ये चलता है। तो बिहार को लेकर कई लोग चौंकते हैं कि कैसे वहां ज्यादा महिलाएं मतदाता हैं। इसलिए ज्यादा महिलाएं मतदाता हैं क्योंकि पुरुष सब गया हुआ है, सूरत, वडोदरा, दिल्ली, बंबई, चेन्नई, हैदराबाद सब गया हुआ है। कुछ लौट आता है, कुछ नहीं लौट पाता है। दूसरा, एसआईआर की सफलता का प्रमाण ज्यादा जोर से मत कही, नहीं तो फिर दूसरे चरण के पहले ही राहुल जी फिर धरने पे बैठ जाएंगे। वो कहेंगे देखिए हम यही तो कह रहे थे, इसी से तो हम डर रहे थे। लेकिन जरा आप सोचिए, इस देश में चुनाव आयोग इतनी मेहनत करता है, पार्टियां इतनी मेहनत करती हैं, लोग निकलते हैं, स्कूल करते हैं, तब जाके इतना मतदान प्रतिशत होता है। बात है, अब तो कोलंबिया से भी होने लगा, तो फिर और क्या चाहिए? नहीं, वो तो मान लीजिए कि मैसेज देने की बात है, अपना अपना तरीका है, उनको वहां से ठीक लगता है। ब्राजील। तो मुझे लगता है कि जो बिहार का चुनाव है वो एक मायने में बड़ा अभूतपूर्व होने जा रहा है। एसआईआर के बाद मतदाता जो असली है वो कितना प्रतिशत निकल कर आएगा, ये लोगों के सामने आएगा। मुझे लगता है ये बड़ी बात है। और जाहिर है, जब ओरिजिनल मतदाता बचेंगे, यानी ऐसे लोग नहीं जो बोगस हैं, जो डुप्लीकेट हैं, जो नहीं है, तो उनका मतदान प्रतिशत ज्यादा बढ़ेगा ही। और उनमें से अगर बड़ा वर्ग प्रवासी है, तो मैं बार बार कह रहा हूं, एस्पिरेशनल बिहार की गाड़ी बहुत आगे जा चुकी है। जो उसकी राह में गाड़ी के आगे काट रखेगा, उसका पीछे जाना तय। एक बात क्लियर कर दें, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज मैंने भी बताया कि हर जगह जो है 8-10% बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक किया अजीत जी ने जो उस बात को पॉइंट आउट किया। वोट तो उतना ही पड़ रहा है जितना पड़ना है, दर्ज कितना हो रहा है ये सवाल था। अब पिछली बार जो रिकॉर्ड में आता था वो हमको लगता था परसेंटेज डाउन है,
जबकि वोट जितने वोटर हैं उसकी संख्या में उतने ही वोटर निकल रहे थे। वो दर्ज ज्यादा होगा क्योंकि उसमें एनॉमलीज दूर हो जाएंगी, डुप्लीकेसी दूर हो जाएगी, मृत वोटर की संख्या उसमें से हट जाएगी। अब देखना है कि क्या एक्स्ट्रा पोलिंग होती है। मान लें कि पिछली बार अगर ये एसआईआर पिछली बार भी हो गया होता तो 60% अगर वोट पड़ा था तो वो एक्चुअल टर्म में, एब्सोल्यूट टर्म में वो 62-65% होगा कि नहीं होगा, और उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी, तो अब हम अंदाजा लगा पाएंगे। यह आंकड़ा शायद कल तक आएगा कि वोटर टर्नआउट में महिलाओं का रुझान कितना ज्यादा दिखाई दिया या नहीं दिखाई दिया, उसकी बात हम लोग भी आगे करेंगे। लेकिन सर, क्या यही बेंचमार्क है महिला वोट का इस चुनाव को मापने का? मोदी जी ने कहा कि महिलाओं के वोट से ही हताश हो गए विरोधी। महिलाओं का वोट बैंक जो है और महिला जो वोट डाल रही है वो नीतीश कुमार जी और एनडीए के फेवर में डाल रही है, तो उससे आप उस टोटल वोट को, एंटी इनकम्बेंसी को, प्रो इनकम्बेंसी को, या सरकार के खिलाफ क्या चल रहा है उस पर जाना। और मैं ये कह रहा हूँ, बार बार हम लोग बात कर रहे हैं 10,000 के इम्पैक्ट की। 10,000 का इम्पैक्ट तो जरूर है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यूटी है ना महिला वोटर के साथ नीतीश के कनेक्ट की। 2005 में जब वो आए, उसके बाद 2006 में उन्होंने साइकिल्स दी, फीस के लिए पैसा दिया, बस्ता दिया लड़कियों को, वो सब काम किया। उसके बाद शराबबंदी की, उसके बाद उन्होंने महिला जो पुलिस आरक्षण दिया, तो पुलिस में 30% आरक्षण दिया, नौकरियों में आरक्षण दिया महिलाओं को। तो वो एक कंटिन्यूटी है महिलाओं के साथ उनके उसकी। अब उसमें ये एड ऑन फैक्टर हो गया, ठीक है। दूसरा जो हर्ष जी बोले वो भी बात ठीक है, क्योंकि पुरुष वहाँ पर ज़्यादा प्रवासी है, महिलाएं वहीं रह रही हैं, तो उनका वोट ज़्यादा हो रहा है। हालांकि मुझे कल जानकारी मिली और आज सुबह मिली कि बहुत सारी ट्रेन्स, बहुत सारे हवाई जहाज में लोग वोट डालने जा रहे हैं। ये भी अच्छी बात है, हैरानी की बात भी हो सकती है, अच्छी बात भी हो सकती है। मेरे ख्याल से किसी और स्टेट में ऐसा इतने बड़े पैमाने पर मैंने नहीं देखा कि ट्रेन्स भर के स्पेशली वोटिंग के लिए जा रहे हैं। वोटिंग क्या, अब आज जा रहे हैं तो वोटिंग के लिए जा रहे हैं। और जो लोग छठ से भी 1 हफ्ता हो गया, छठ को नहीं लौटे हैं, तो नहीं लौटे हैं, कहीं पर ऐसा होता है। ये तो मेरे लिए तो मिस्ट्री है कि छठ में और वोट में इतना अंतर क्यों रखा गया। हाँ, तो नहीं वो इसलिए नहीं सर, आप ठीक कह रहे हैं। अभी आपने एक वीडियो दिखाया एक सज्जन का, जिन्होंने कहा कि बेंगलोर से कल शाम में पहुंचे हैं, आज वोट डाल करके आज शाम में वापस लौट जाएंगे बेंगलोर। हम लोगों ने उसका वीडियो देखा। अंतर इसलिए रखा गया क्योंकि वो बहुत बड़ा पर्व है, तो पॉलिटिकल लीडर्स का कहना होगा ना कि उनको प्रचार का टाइम नहीं मिलेगा। यदि छठ के तुरंत बाद होता तो प्रचार के लिए समय, उससे पहले दिवाली है, तो वैसे ही समय कम कर दिया गया। 46 दिन का इस बार का जो समय है टोटल इलेक्शन का, वो कम है 10 दिन जनरल से। अगर प्रचार ज्यादा जरूरी है कि वोट ज्यादा पढ़ना ज्यादा जरूरी है? नहीं, तो प्रचार होगा तभी तो, फिर वोट क्या होगा नहीं होगा, उससे भी प्रचार की वजह तो लोग रुक गए ना वहां पर। इसका मतलब वो गणित उनके काम में आई है। यार 6 तारीख है, आखिरी किस्त कब जारी सर? कल जारी है किस्त? कल 7 तारीख को, 7 तारीख को जारी है ना, एक किस्त और जानी है। किस्त और जानी है, तो ये भी शायद रहा हो। लेकिन अभी जो वो त्रिपाठी जी बात कह रहे थे कि मुस्लिम महिला कह रही है मुझे पैसा मिला, लाभ मिल रहा है मोदी और नीतीश कुमार की योजनाओं का, लेकिन वो नहीं मानते कि वो वोट भी देंगी मोदी को, सारी योजनाओं का लाभ अगर मिला भी होगा। मुझे लगता है पिछले दिनों सर्वे में भी देखा था ये बात कि जो वोटर है महागठबंधन का, वो पैसा तो उसको सबको ही मिल रहा है ना, लेकिन वो स्टिक कर रहा है अपने उनकी कुछ अनुभव है इसी को लेकर के, इन योजना को लेकर के, खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं में जो बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है, ये अब हर्षवर्धन जी का एक अपना स्टैंड है, एक पॉलिटिकल लाइन है उनकी। लेकिन ये बिहार में हमेशा जो है, हम ये उनकी इस आधा सहमत होंगे उनकी इस बात से कि हो सकता है वो मोदी के चेहरे पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट नहीं करे, लेकिन जनता दल यू को उनका वोट हमेशा मिलता रहा है, हर चुनाव में मिलता है। और पोस्ट इलेक्शन जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं उसमें ये बात आ जाती है कि मुस्लिम, पसमानदा मुसलमान और जो उसमें दूसरी पिछड़ी जातियां, खाली पसमानदा हम लोग एक होमोजेनस कैटेगरी बना देते हैं। आपको बताएं सौरभ जी, हम जो सिर्फ सीमांचल का इलाका है उसमें 3 तरह के पिछड़े मुसलमान हैं, कोल्हिया और शेर साहबादी ये अति पिछड़े मुस्लिम हैं, और सूरजपुरी पिछड़े मुस्लिम हैं। तो इसमें वोट मिलता है नीतीश कुमार को, उनके कैंडिडेट को, उनका कैंडिडेट बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जब भी चुनाव लड़े, मैक्सिमम कितना मुस्लिम परसेंट में वोट गया होगा? कोई अंदाजा आपको होगा? 20% नहीं, अंदाजा 20%, 15 से 20%, 20% का वोट जेडीयू, बीजेपी नहीं, जेडीयू को 20%। हाँ, वो पोस्ट इलेक्शन जो डाटा कलेक्ट किया लोगों ने, उसमें ये दिखा कि 20% वोट उनको मिले। और ये राजनीति उनकी, देखिए अभी जैसे उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में भी किशनगंज से मास्टर मुजाहिद लड़े ना, लोकसभा का चुनाव लड़े आज जेडीयू के कैंडिडेट, और उनको 3-4 लाख वोट आया। तो ऐसा थोड़ा किशनगंज में खाली हिंदू का वोट मिल रहा है। तो उस इलाके में, अगर सीमांचल के इलाके में नीतीश कुमार मुस्लिम कैंडिडेट लड़ाते हैं, या चिराग पासवान का मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहा है, चैनपुर अभी एक सीट है, आपको देखेंगे, हम लोग चुनाव के बाद बात करेंगे, जमा खान लड़ रहे हैं जेडीयू के टिकट से, उनको देखिएगा वोट का परसेंटेज क्या रहता है। तो वो मिलता है जेडीयू को वोट।
ये बात ठीक है कि मोदी का चेहरा सामने आ जाता है तो पूरा वोट नहीं जाता है। जैसा एक देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी के एमपी हैं, उन्होंने कहा, उनके एक मुस्लिम वोटर ने, कई मुस्लिम वोटर्स ने कहा कि हम चाहते हैं आपको वोट दें, लेकिन जब बूथ पर जाते हैं तो मोदी का चेहरा दिखने लगता है, हम वोट नहीं देते हैं। तो वो है पूरा जो लाभ लेते हैं लोकसभा में नहीं देता है, लेकिन जेडीयू को वोट जाता है मुसलमानों का, खासतौर से एनडीए के लिए, लेकिन कोई मुस्लिम वोट कोई मुद्दा नहीं है। मतलब वो ना वो उम्मीद कर रही कि मुझे बहुत ज्यादा मिलेगा। स्ट्रेट फेस अमित शाह से पूछा लोगों ने कि भाई आपने कोई मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि पहली बार थोड़े है कि हमने नहीं दिया, ठीक है, हम नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन वो जेडीयू के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको उससे एक माहौल पता चलता है कि अगर मुस्लिम महिला भी ये बात कैमरे पर भी बोल रही है कि लाभ मिला हमको, मोदी ने दिया, तो एक माहौल पता चल रहा है। देखिए, महिलाओं की में भी ना हम थोड़ा सा इसको इस तरह से देखें कि अगर ऐसा ही होता कि महिलाओं का सारा वोट एनडीए और बीजेपी और जेडीयू को मिलता तो सबसे ज्यादा वो देते, बहुत भर भर के टिकट्स देते महिलाओं को। ऐसा नहीं हुआ, दोनों ने मिला के 26 टिकटें दी महिलाओं को, आरजेडी ने 24 टिकटें दी महिलाओं को। तो ऐसा भी नहीं है, वहां पे जातिगत बहुत ज्यादा है। देखिए, अगर यही बात होती तो 36 ऐसी सीटें हैं बिहार में जहां पे यादव से लड़ रहा है, कुर्मी से लड़ रहा है, बाकी जातियां जैसे राजपूत से लड़ रहा है, 36 सीटें। तो वहां जातिगत जो चुनाव है वो भी एक बड़ा फैक्टर होके आता है और उसको ध्यान में रखना ही पड़ता है, सारी पार्टियों को रखना पड़ता है। जाति तो है ही, जाति का तो फैक्टर ये है सौरभ जी की 105 सीटें ऐसी हैं जो आजादी के बाद से एक ही जाति जीतती है। अच्छा जी, चाहे किसी पार्टी का हो, उसी जाति का आदमी जीतेगा। भाई अभी लोकसभा चुनाव में ऐसी अनेक सीटें हैं, अभी जाके रिकॉर्ड टूटा औरंगाबाद का, पहली बार 52 के बाद वहां राजपूत नहीं ये जीते। दो कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है ना, मतलब नौजवान कह लें और महिला, जिसको उम्मीद की जाती है कि कई बार कास्ट बैरियर तोड़ के वोट करता है। नहीं, राघोपुर में आप देखिए, आपने दिखाया था कुछ समय पहले, राघोपुर में ये इसलिए बोल रहा हूं जहां जिसका जोर है वैसा है। राघोपुर में महिलाओं ने कहा ना, महिलाओं ने कहा कि हम तो जो है तेजस्वी को वोट देंगे। फिर विजुअल आएगा इसका, अब प्रधानमंत्री की सभा देखिए, कितनी उसमें महिलाओं की तादाद देखिए, संख्या देखिए, और तेजस्वी यादव की सभा देखिए, उसमें महिलाओं की संख्या देखिए, आपको तस्वीर पता चल जाएगी। ठीक है, वहां आती नहीं है महिलाएं उस सभा। ठीक है, तो कुछ और वोटरों की बात, उनके मन के मुद्दे आपको बताएंगे, बता दूं जिससे कि साफ हो जाए। वैसे तो मैंने मोदी जी के लिए कहा था, लेकिन नीतीश जी को भी वोट अब नहीं देते हैं। वो 2010 में 14 मुस्लिम प्रत्याशी थे, 7 जीते, 15 में 6 में 5 जीते, 20 में 11 लड़ाए, एक को मुसलमान नहीं जीता जेडीयू का। नीतीश जी ऐसे वक्त पे पलट गए क्या? चलिए, तथ्य है ये। और इस बार मात्र 4 प्रत्याशी, मात्र 4। अच्छा सर, एक ब्रेक लेना हर्ष जी, एक डाटा जो है, जैसे अब नीतीश कुमार के लोकसभा में सारे यादव जीत जाते हैं, तो हम क्या कहें कि यादव सारे नीतीश कुमार को वोट दे देते हैं? अरे मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीता, ये अलग चीज है। अब देखिए, चलते चुनाव में समीकरण कैसे बदलते हैं। बहुत जोर लगाती हैं खासकर छोटी पार्टियां एक एक टिकट के लिए, बड़ी पार्टियों में भी खींचतान चलती है, लेकिन चुनाव में जब फ्रेंडली फाइट की नौबत आती है तो आप एक तो वोटरों का असमंजस समझिए, और इस बार बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां पर सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट जो है वो चल रही थी महागठबंधन के अंदर। अब उन सीटों का हाल, उसमें से एक सीट का स्पेसिफिकली मैं आपको हाल बताऊंगा कि वहां पर देखिए क्या खेल किसके साथ हुआ है। महागठबंधन आमने सामने बछवाड़ा की सीट पर है कांग्रेस सीपीआई, बेलदौर की सीट है कांग्रेस आईआईपी, बिहार शरीफ की सीट है कांग्रेस सीपीआई, वैशाली आरजेडी कांग्रेस लड़ रहे थे, राजा पाकड़ कांग्रेस सीपीआई लड़ रही थी। अब इसमें से एक सीट ऐसी आई जिसमें जो संतोष साहनी थे, मुकेश साहनी के भाई, वो उन्होंने परसों ही अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। नॉमिनेशन तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन कहा हम चुनाव नहीं लड़ रहे, हम बैठ गए, क्योंकि उनके सामने जो आरजेडी से उम्मीदवार थे वो मुसलमान थे और उनको पहले सिंबल दे दिया गया था। फिर बाद में जब ये हुआ कि नहीं ये वीआईपी को देंगे सीट, तो उन्होंने लौटाने सिंबल मना कर दिया, कहा कि अब हम भी लड़ेंगे, ये भी लड़ें। बहुत समझाया, मुसलमान थे, नाराज भी नहीं कर सकते थे तेजस्वी यादव उनको। अब हुआ, उन्होंने अपील जारी कर दी वीडियो पर कि इनको संतोष साहनी को जिताइए, यहाँ से हमारे सहयोगी मल्ला पार्टी के जो हैं नाव पर वोट डालिए। वो दोपहर में अपील जारी की और शाम को मुकेश साहनी ने कहा हमारा भाई चुनाव नहीं, अब नहीं लड़ेगा। तो एक तो पता चला गैप है दोनों में इतना, फिर अंदर की कहानी अभी कुछ अजीत जी बता रहे थे। अब उस सीट पर खेल ये हुआ है कि वहां जो ये ईबीसी वोटर है मुकेश साहनी को जिसके लिए साथ लेकर आए तेजस्वी यादव, वो कहां वोट करे, सवाल ये था। वो उसको तो ये दिख रहा है मेरी जाति का आदमी जो खड़ा था, वो जो सबसे बड़ी पार्टी मेरी जात के नाम पर बनाई मुकेश साहनी ने, उनको मजबूर करके जब बैठा दिया उनका कैंडिडेट, तो मैं किसके साथ खड़ा रहूं। तो अभी वहां कुछ लोगों से बात हो रही थी, हमारे रिपोर्टर वहां गए हुए हैं, तो वहां लोग खुलकर कहने लगे हैं कि भाई अब की बार मुद्दा नीतीश कुमार, फिर चलो अब यही। हाँ, तो बिल्कुल ये तो एक जो गौड़ाबोराम की सीट की बात कर रहे हैं, गौड़ाबोराम की सीट पर जो है ये एनडीए की सीट नहीं रही है, कभी स्ट्रांग होल्ड नहीं रहा है, ये लोग लगातार हारते थे। पिछली बार ये सीट एनडीए में ये वीआईपी जब शामिल थी, मुकेश साहनी शामिल थे, तो उनकी पार्टी को दी गई थी, ये हारने वाली सीट थी, लेकिन उस समय ऐसा हुआ कि वो जीत गए।
ये सीट 3 बार पहले जीती हुई है जेडीयू ने। जेडीयू ने अभी इस बीजेपी नहीं जीती है, बीजेपी तो खैर उस पर लड़ती भी नहीं थी, अभी बीजेपी चुनाव लड़ रही है वहां। और ये जो फिर मुकेश सहनी को वो सीट मिली और मुकेश सहनी की सीट की पार्टी से जो एक महिला चुनाव जीत गई वहां से। तो इस बार भी वीआईपी का उस पर इस वजह से दावा था उस सीट पर कि गौड़ा बोराम सीट हमको मिले। और इस बार सबसे पहली सीट वही थी सौरभ जी जहां नॉमिनेशन कराने गए मुकेश सहनी, अपने भाई संतोष सहनी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी पार्टी के, उनका नॉमिनेशन हुआ। लेकिन उसके पहले आरजेडी ने सिंबल दे दिया था अफजल अली को जो मुस्लिम है, और चूंकि मुस्लिम आबादी वहां बहुत बड़ी है तो उनको टिकट पहले दिया गया था आरजेडी की तरफ से। उन्होंने नाम वापसी मना कर दिया कि हम नाम वापस नहीं लेंगे। तब कहा गया कि हम लोग कोर्ट में जाकर के इनका नाम वापस कराएंगे। हाँ, लेकिन कोई कोर्ट में नहीं गया, कोई कोर्ट में नहीं गया। और आखिरी टाइम तक ये अपील की जाती रही। जब तेजस्वी यादव कैंपेन के लिए गए तब भी वहां उन्होंने जाकर के कहा कि कोई विरोध नहीं किया, मुसलमानों से अपील नहीं की कि आप हमारे महागठबंधन के कैंडिडेट को वोट करिए। उन्होंने कहा कि हम ध्यान रखेंगे अफजल अली जी का, हमारी उनसे बात होती रहती है, ये सब कही तेजस्वी यादव ने। पता अब उसमें अंदर की बात यह है कि मुकेश सहनी को यह बात पता चल गई कि भाई इनके मन में खोट है, और ये खोट ये है कि अगर ऐसी ही कैंपेन चला तो संतोष सहनी की जमानत जब्त होगी, वो तीसरे स्थान पर रहेंगे। लड़ाई हो गई है हिंदू मुसलमान की, और उस हिंदू मुसलमान के लड़ाई में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं सुजीत सिंह, पूर्व IRS अधिकारी जिनकी पत्नी वहां से MLA थी पहले, उनको उनकी तरफ एक वोट पोलराइज होगा और मुसलमान का वोट पोलराइज होगा। और तेजस्वी के यहां से यादव को मैसेज जा रहा है कि आप मुसलमान को वोट करिए, आप अफजल अली को वोट करिए। तो ये जैसे भांप गए वो, जिस दिन अपील आप कह रहे हैं कि जो गाड़ी में जाते हुए इन लोगों ने वो वीडियो बनाया और अपील जारी हुई, उसके 4 घंटे के बाद तो उन्होंने मुकेश सहनी ने किया। मुकेश सहनी जो बड़ा अटपटा था, नहीं लेकिन वो प्रीएम्प्ट था, प्रीएम्प्ट था। उनको पता चल गया था कि इसके पहले कि हमारा भाई ऐसी स्थिति में पड़े वोटिंग में कि उसकी जमानत जब्त हो, तो प्रीएम्प्ट करके उन्होंने नाम वापस करा दिया, मतलब बिठा दिया उसको। और उसके बाद से कैंपेन में नहीं जा रहे हो तेजस्वी यादव के साथ। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूं कि वो खासकर तेजस्वी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे यादव मुसलमान के अलावा किसी और समाज का वोट आए, इसीलिए सब ना इतना गुप्ता जी की पार्टी और मुकेश सहनी साथ हैं। तो आज वहां वो EBC वोटर क्या सोच रहा होगा, मल्ला वोटर क्या सोच रहा होगा? ये सिर्फ एक सीट पर नहीं हुआ है। हाँ। आप कांग्रेस के कुशवाहा उम्मीदवार को तेजस्वी यादव अपने यादव उम्मीदवार से हरवा रहे हैं कहलगांव में। आपने पढ़ा नहीं नाम, फ्रेंडली फाइट कहलगांव सीट पर हो रही है। कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं और तेजस्वी यादव ने रजनीश यादव को कैंडिडेट बना दिया। कांग्रेस के ब्राह्मण उम्मीदवार हैं शाश्वत केदार, उनको नरकटियागंज में तेजस्वी हरवा रहे हैं अपने दीपक यादव को खड़ा करा करके। तो अपने यादव से वो कुशवाहा को हरा रहे हैं, ब्राह्मण को हरा रहे हैं, वैशाली में भूमिहार कैंडिडेट को हरवा रहे हैं, वहां पटेल खड़ा करके इंजीनियर संजीव को, और यहाँ मुसलमान से हरवा रहे थे EBC कैंडिडेट को। तो ये तो वो मोटी बात, EBC विश्वास नहीं कर पाएगा। कोई भी जाती EBC नहीं, कुशवाहा भी, वहां पे उनका नाम तो भूमिहार भी कोई नहीं कर रहा है। ये मैं इसलिए कर रहा हूं, अभी भी वोटर टर्नआउट ऐप पे है ये 42.31% 1 बजे तक की पोलिंग है। रिकॉर्ड होने जा रहा है ये। बहुत अद्भुत। आप समझिए ये सचमुच भी है 42.31, यानी 50। भाई 1:30 बज रहा है, आपके पास डेटा ज्यादा से ज्यादा 1 बजे का हो सकता है। 1 बजे का डेटा है, 1 बजे का डेटा। तो अगर ये आंकड़ा आ रहा है तो आप ये समझिए कि जो SIR में, जिसको बार बार ज्ञानेश जी कहते थे और विपक्ष आरोप लगाता था कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण, तो जब सूची शुद्ध हो गई तो चुनाव के जो मतदान के आंकड़े हैं वो भी शुद्धता से दिखाई पड़े। मैं बता दूं, बेगूसराय 46%, दिखा दीजिए, बेगूसराय में 46% वोटिंग, भोजपुर में 41%, बक्सर में 41%, दरभंगा में 39%, एवरेज 40% के आसपास 1 बजे तक मतदान। पिछली बार 60% ओवरऑल सब कुछ जोड़ घटा के मिला था, और 40% 1 बजे तक हो रहा है। तो ये तो बता रहा है कि इस बार वाकई रिकॉर्ड संख्या में लोगों का बाहर निकलना हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। बात हो रही थी तेजस्वी और EBC वोटर की, जिसका साथ मिले बगैर तेजस्वी बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन क्या वो हो रहा है चुनाव में? नहीं, देखिए मतलब इसको रणनीतिक तौर पर अगर कहें तो कहीं न कहीं जो महागठबंधन है वो इसमें चूक गया। जब हम लोग अभी बात कर रहे थे ना कि किसके प्रत्याशी जीतते हैं, उससे तय नहीं होता, तय होता है भाई। जब आप ये कहते हैं कि आप सबसे ज्यादा यादवों को टिकट दे देंगे और फिर एक तरफ नारा लगाते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और दोनों रिलेट नहीं करता है, तो दूसरे वालों को क्या लगेगा कि हम हमेशा पीछे पीछे चलेंगे। ठीक है, वो ऐसी की बात वो नहीं लोग मानेंगे कि दरी बिछाने के लिए मुसलमान जाए, क्योंकि उनको विकल्प नहीं। लेकिन जो दूसरी EBC जातियां हैं, उनका नेता खड़ा है, उनकी पार्टी खड़ी है, और उनको साफ साफ दिख रहा है कि सम्राट चौधरी वहां कोई ऐसे थोड़ी ना है कि कोई पीछे खड़े हैं, उनके आगे कोई सवर्ण नेता खड़ा हुआ है, या नीतीश कुमार थोड़ी ना कहीं ऐसे खड़े हुए हैं। तो उनको साफ साफ नजर आता है, चिराग पासवान दिखते हैं, उपेंद्र कुशवाहा दिखते हैं, मुसहर समाज के मांझी जी दिखते हैं, तो उसको लगता है ठीक है। तो गैर यादव OBC, जिसको हम उसका एक हिस्सा नीतीश जी ने वर्गीकरण करके EBC कर दिया, वो निश्चित तौर पर NDA के साथ है, और जो गठबंधन को करना चाहिए था वो नहीं कर पाया। और एक बात और मैं कहूं,
जो दलितों में कोशिश थी कांग्रेस की वो भी चूक गई। राजेश राम को अध्यक्ष तो बनाया, लेकिन जो संदेश देना चाहिए था आपसी झगड़े में, वो संदेश भी देने में वो रहे। मुकेश सहनी एक इंटरव्यू दे रहे थे, मैंने क्योंकि वो देखा तो आपके साथ जिक्र कर दूं। नेता मिल जाते हैं, बड़े नेता लोग, लगता है भाई मेरे पास 5% इस जाति का वोट है, ये 20% वाले बड़े नेताजी हम हाथ मिला लेते हैं तो 25% हो जाएगा। ग्राउंड पे इतना आसान नहीं होता। इस बात को स्वीकार किया मुकेश सहनी ने। कैसे? इंटरव्यू में उन्होंने कहा हमारे समाज के साथ बड़ा गलत हुआ, हमारा समाज पिछड़ा रह गया और हमारे समाज के साथ जो है यहाँ जाति हुई, वहाँ जाति हुई। उन्होंने तमाम तरीके की बातें बताई। रिपोर्टर ने पूछ लिया, लेकिन जमीन पर तो आप इस बात को स्वीकार नहीं करते कि संघर्ष जो है वो तो यादव और आपकी जाति का ज्यादा है। तो उन्होंने कहा ये बात भी ठीक है, लेकिन अब हम साथ हैं। अब आप साथ हो गए तो हर गांव में तो नहीं ऐसा हो जाएगा ना कि आज मुकेश सहनी जी जो हैं वो आरजेडी के साथ हैं तो अब हमारा जो यादव पड़ोसी है उसके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हो जाएंगे। नहीं होता, ऐसे ट्रांसलेट नहीं होता है ना। सोशल कॉन्फ्लिक्ट इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होता है। जब आपने मान लिया कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट है तो आपके मिल जाने से, आप तो पिछली बार बीजेपी के साथ थे, तो आपके कहने से स्विच होकर के लोग बीजेपी में चले जाएं, फिर आप इधर आ जाए तो इधर हो जाए। अब यही जहां से उनके भाई का टिकट उन्होंने उनका चुनाव में बैठा दिया, उनको गौरव बराम, वहां सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। वीआईपी के मुखिया सहनी साहब का गृह विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन उन्होंने यहां से कैंडिडेट वापस ले लिया था। जनता अभी भी कतार में है, महिलाओं की कतार भी है और पुरुषों की। क्या नाम हुआ आपका? घूरन मिस्त्री नाम है मेरा सर। मिस्त्री साहब जी सर। किसकी सरकार बना रहे हो मिस्त्री साहब? ये मोदी सरकार को डायरेक्ट वोट चल रहा है, कमल छाप को जा रहा है। कमल छाप को? कमल छाप को जा रहा है। हम मुद्दे की बात कर रहे थे। मुद्दे की बात कर रहा है तो नीतीश का मुद्दा है। किस मुद्दे पर वोट हो रहा है? विकास के मुद्दे पर वोट हो रहा है। विकास के मुद्दे पर हो रहा है। यहाँ तो रोजगार की भी बहुत सारी बात हुई। रोजगार विकास के साथ साथ रोजगार भी है। आज जब वोट करने जा रहे हैं, कौन सा मुद्दा है? कोई योजना का लाभ मिला, कोई फायदा हुआ? फायदा कुछ नहीं। फायदा कुछ नहीं। तो एक महिला क्या चाहती है बिहार में? बिहार में नीतीश कुमार चाहते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार तय कर रहा है वोट। महिला खुद कर रही है या पति बता रहे हैं? महिला बताते हैं। महिला बताती है। हाँ। तो किसकी सरकार बनती लग रही है आपको? जिसको राशन खाएंगे उसी को न वोट देंगे। रेवंती देवी जी, महिला किस मुद्दे पर वोट दे रही है अब की बार? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। लो भैया, नीतीश कुमार। मुद्दा पूछो तो सीधा नीतीश कुमार। अम्मा, किसी योजना का लाभ हुआ? नीतीश कुमार। अरे अम्मा, योजना पूछ रहा हूँ। लाभ हुआ है कुछ? योजना मिली? नहीं मिली। नीतीश कुमार क्यों? दे छे खाए ले खाना खुराक वो तो केकरा देबे? अच्छा, खाना खुराक वो दे रहे तो और किसको देंगे? क्या सोच के वोट दे रहे हैं? क्या सोच के वोट दे रहे हैं? विकास करता है मोदी सरकार, उसी के लिए सोच के दे रहा है। मोदी सरकार के लिए सोच के दे रहा है। हाँ। यहाँ तो आपके समाज से वीआईपी भी थी, वो पीछे हट गई, तो उसका क्या असर हुआ? क्या असर? कुछ नहीं होगा नीतीश सरकार के देगा वोट हम लोग सब। तो जवाब बड़े मजेदार देते हैं हमारे देश की जनता। ने कहा जिसका राशन खाएंगे उसी को वोट देंगे। एक ने बिना सवाल सुने बोल दिया नीतीश कुमार, किसी ने कहा कमल छाप। तो ये गौरव बराम है। जहां मुकेश सहनी के भाई लड़ रहे थे, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब वो बाद में उन्होंने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, अब जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं आरजेडी के वही हमारे उम्मीदवार होंगे। जनता के वोट की मैं बात कर रहा था। एक रिपोर्टर ने पूछा, कहीं चाय की दुकान पर एक बुजुर्ग आदमी थे, उनसे जाकर के कि क्या चाचा, ये कब तक जंगल राज का बात बताया जाएगा जी? उनका जवाब था, जब तक जिंदा रहा जाएगा जी। की होता ना, बिहार में चल रहा है। तो कमाल हो गया। नहीं, ये सुना मतलब भाई, आप 20 साल हो गए अभी तक जंगल राज कर रहे हो, तो बोले क्यों भूल जाए भाई, हमने देखा है। आगे ये बोले मैं अपने बच्चा को, लड़के को, उसके लड़के को भी बताऊंगा क्या था जंगल राज। सीरियस नोट पे ये बात है, इसको वैसे भी आप लोगों से बात करिए ना, तो जिन लोगों ने उसको देखा है और जिन्होंने उस डर से अपने बच्चों को वहां से एक पूरा का पूरा दशक बीता है, एक दिन तो बीता नहीं है ना, और जिन लोगों के परिवार में एक भी घटना हो गई, किसी के अपहरण हो गया, किसी कुछ हो गया, तो उनको तो पीड़ा अभी तक देता है, और वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। सर, ये गौरव बराम का सैंपल क्या बता रहा था? मुझे इसलिए कोई हैरानी नहीं हो रही क्योंकि एक तरफ तो तेजस्वी जी ने मुकेश सहनी को डेजिग्नेटेड डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया है, मतलब 16 तक तो 14 तक तो है ही ना, डिप्टी सीएम डेजिग्नेटेड है। लेकिन उसके बाद क्योंकि इसीलिए बनाया कि वो जो एक इमेज है यादव MY फैक्टर से, उससे कहीं आगे निकलने के लिए, और जो आप बार बार उनको सलाह देते थे कि 31% को बढ़ाना है तो दूसरे समाज के हिस्से को भी लेना है, तो उस राय को मानते हुए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन अब यहाँ उनको समझ में आएगा, हो सकता है कि संतोष सहनी जो है वो नहीं जीत सकते हो और हिंदू मुस्लिम वोट के आधार पर मुस्लिम कैंडिडेट जीत जाए। अजीत जी की खबर तो यही है कि भाई की जमानत मतलब
इज्जत बचाने के लिए कहा लड़ो मत भाई। तो फिर इसलिए ये किया हो कि भाई सीट तो बच जाए, कम से कम दोनों लोग लड़े और उसमें हो जाए। लॉजिकल लगता है, अपनी इज्जत बच जाए। मुकेश सहनी को भी बता दिया होगा कि इस तरह से, और दिखाने के लिए कर दिया कि भाई आपने अपील कर दी कि हम इसको जिताने की बात कर रहे हैं। तो ये सारा चुनावों में होता रहता है। उनको समझ में आ गया होगा कि सीट इंपॉर्टेंट है ना, सीट जीतनी चाहिए। वो तो बागी भी जीत जाता है तो फिर उसको भी अपना भाई वापस बना लेते हैं, क्योंकि भाई से रिश्ता थोड़ी टूटता है। अभी बहुत सारे भाई हैं यहाँ पर, हो सकता है उनकी घर वापसी हो। क्या पता मुकेश सहनी का ही दिल घर वापसी हो, उनकी भी घर वापसी हो सकती है। घर वापसी तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना पॉलिटिक्स में। हाँ नहीं, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है वो कमा के क्या ला रहा है। हाँ, तो वो चुनाव में कुछ कमा के लाएंगे कि नहीं आएंगे, क्या ला रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन पलायन पर भी मुझे नहीं लग रहा कि पलायन पर वोट हो रहा है। पलायन वहाँ पर मुद्दा है, लोग तकलीफ में है, लेकिन पलायन का मुद्दा इसलिए नहीं बन पा रहा कि पहले वाली सरकार के वक्त में पलायन हुआ। इस वाली सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो पलायन वापस हो जाए, घर वापसी हो जाए। कोई देखिए सर, कोई बिहार जो है कोई सोने का राज्य तो नहीं बन गया। हाँ, तो 20 साल में ये बात तो ठीक है, वहाँ परेशानियां अभी भी हैं। अब कोई कहेगा कि भाई आपने महिला वोटर की इतनी बात की, वो नीतीश के वोटर हैं ज़्यादा, इसीलिए मैं आपको बदलाव वाले वोटरों की बात भी सुनाता हूँ। उनके भी इश्यूज हैं, और ऐसा नहीं है कि हर कोई ये कह रहा है कि ये एक तरफा चुनाव है। बहुत से लोग कहते हैं बड़ा कांटे का चुनाव भी है, सीट बाय सीट भी चुनाव लड़ा जा रहा है। कुछ एक लोग ऐसा मानने वाले हैं जो कहते हैं कि बदलाव होगा भी इस बार। तो आप ऐसे कुछ लोगों की बात सुनिए जो खुलकर कह रहे हैं कि हमें इस बार नीतीश कुमार नहीं चाहिए। बहुत सारे नेताओं ने बहुत सारी बातें की, किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है? जहाँ विकास, जिस नेता को विकास देखेंगे उस पर वोट डालेंगे। अच्छा, विकास के नाम पे वोट? जी, विकास के नाम पे वोट कर रहा है। हुआ है वो? जी हुआ है। सर क्या नाम हुआ? मनोज तांती। तांती साहब, किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है आपकी बार बिहार में? जो विकास करेगा उस मुद्दे पर वोट डालेगा। तो विकास हुआ है पिछले 5 साल में या बदलाव है? हुआ है, कुछ बदलाव भी है। बदलाव करना है। बदलाव करना जी। है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मतीबुल। सर किस मुद्दे पर आपको लग रहा है कि बदलना चाहिए? ये सरकार 20 साल से कुछ भी नहीं किया सर। ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, गरीबों का और गरीब करते जा रहा है सर। हम लोग मजदूर होते हुए देख रहे हैं। अच्छा, रोटी नहीं कमा के खा रहे हैं सर। इतना महंगाई बढ़ा दिया है, बैगन पर कभी गोभी पर कभी कुछ पर GST लगा दिया, फल्ला चिल्ला। हम लोग मजदूर आदमी मर रहे हैं सर। अच्छा, कुछ काम नहीं कर रहा है सर। अच्छा, कुछ काम हाँ, नहीं है तो खाली ये बोल रहे हैं काम नहीं हुआ। यहाँ जमीन पर क्या मुद्दे चल रहे हैं? हम शिक्षा स्वास्थ्य पर जा रहे हैं। हमारा प्राथमिकता है शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, उसके और कदम बढ़ा रहे हैं हम लोग। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, तो ये कौन पार्टी है जो इस मुद्दे को उठा रही है? अब जो मुद्दा उठाएगा हम तो उसी के पीछे हैं। उसके पीछे हैं। हाँ, तो सरकार की बरकरारी देख रहे हैं या बदलाव देख रहे हैं? बदलाव की ओर देख रहे हैं। बदलाव की ओर देख रहे हैं। देख लिए लाइन में खड़े थे, बता नहीं रहे थे मैं किसको वोट डालूं। मतलब बयान में भी नहीं बताया आपने कि किस तरफ मेरा रुझान है। बड़े मतदाता बड़े वो होते हैं, चतुर होते हैं। लेकिन जैसे वो तांती समाज के एक थे, ये IIP जो पार्टी बनी है गुप्ता जी की, IP गुप्ता जी की, महागठबंधन के साथ ये हैं। छोटे छोटे समाजों को जोड़ने की कोशिश जो है, उन्होंने कहा हम बदलाव करेंगे। मुस्लिम एक मतदाता था, उसने कहा हम बदलाव करेंगे। तो ये तो है ना, वो 32% तो वोट अनब्लॉक जो मिलता था वो तो इस चुनाव में भी है। कोई नहीं मान रहा है कि यादव और मुसलमान जो है वो बहुत टूटेगा। मुसलमान तो छोड़ दीजिए, यादव भी बहुत टूटेगा, कुछ भी टूटेगा ज़्यादा, ये नहीं मान रहा है कोई। मान रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव के पीछे खड़े हुए हैं। और वो आपको चीफ मिनिस्टर की पसंद वाले हर सर्वे के डेटा में दिखता ही था। 35%, 37% पहली पसंद कौन मुख्यमंत्री की? तेजस्वी यादव। वहाँ ना कोई आगे ना कोई उनके बाद, एक ही आदमी चाहिए, तेजस्वी यादव चाहिए, बस। क्लियर है। देखिए बड़े साफ है ना। देखिए बीजेपी किस तरह से अपने वोटरों को देखती है। बीजेपी अगड़ी जातियां प्लस OBC जो यादव नहीं है और EBC के वोट, ये और EBC का ज्यादा वोट JDU को जाता है, बीजेपी को भी नहीं जाता। अब कोशिश ये हुई है, जैसे अब बीजेपी को देखो तो 16 उन्होंने टिकटें EBC को दी हैं, लेकिन उधर RJD इस वोट की तरफ देख रहा है। EBC वोट की तरफ लगातार RJD देख रहा है। उसको लगता है कि ये वोट जो है वो JDU से खिसका सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने 22 सीटें EBC को दी। और इसी आप ये भी देखिए कि जो RJD या महागठबंधन है, उसे ये भी लगता है पिछली 12,000 वोटों से हमने 15 सीटें लूज की थी, तो उनको लगता है ना कि ये चांस है जहां पे हम जो है अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कोशिश है। बीजेपी का जो अगड़ा वोट है वो टूटेगा नहीं। बीजेपी का जो कुछ कह रहे थे ये लोग कि जन स्वराज को जा रहा है ब्राह्मण वोट, बहुत कम ऐसा होगा, वो टूटेगा नहीं। दूसरा जो उसका नॉन यादव OBC वोट है वो नहीं टूटेगा। अब बात आ जाती है EBC वोटों की, जिसमें मारामारी है कि कौन कौन किसको ले जाए। दलित नहीं बताया आपने, ये वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको वो हमेशा मान लिया जाता है कि सारी लड़ाई बिहार की OBC EBC की है और दलित 20% दलित है बिहार में, वो इग्नोर हो जाता है।
उसका एक जनरल रुझान, नीतीश कुमार ने जब आए सत्ता में तो उस समय रामविलास पासवान अलग पॉलिटिक्स करते थे, उन्होंने नई पार्टी बनाई थी, उसी समय बनी थी पार्टी 2005 में जब आए तो दलित और महादलित नीतीश कुमार ने उसी समय कर दिया और 5% जो पासवान थे उनको दलित माना और बाकी 15% को महादलित में रख दिया और उनके लिए अलग से तमाम रामविलास पासवान कभी 10% के ऊपर वोट लेते थे? नहीं, कभी नहीं। उनको 7% मतलब वो पासवान के अलावा कुछ और कोई और वोट मिलता था कि नहीं? उनको मिलता था वोट, उनको कैंडिडेट्स के वोट मिलते थे जो उनके जनरली फॉरवर्ड कैंडिडेट्स होते थे, फॉरवर्ड्स और मुस्लिम के उनके जो होते थे उनका वोट मिलता था उनको। नीतीश कुमार ने उसी समय महादलित की कैटेगरी बना करके और उनको अपने साथ जोड़ लिया था, जो मोटे तौर पर अभी तक जुड़ा हुआ है और अब तो पासवान भी जुड़ गया है। तो एक रविदास समाज के एक छोटे से हिस्से को छोड़ दें तो दलित के 20% का मैक्सिमम हिस्सा अभी एनडीए के तरफ 60% वोट जाता होगा एनडीए को, दलित 60% वोट जाता होगा। उसी वोट की वजह से कुछ सीटों पे 4-5 सीटें हैं शायद ना, जो आप ज्यादा बता पाएंगे कि वो बहुजन समाज पार्टी भी वहां अच्छा लड़ रही है। बिल्कुल उसी रविदास तेजस्वी के गुलदस्ते में वो दलित वोट लेने के लिए कोई है नेता? देखिए कांग्रेस ने राजेश राम को आगे किया था, लेकिन राजेश राम को उसके साथ भी वही कहना है कि जो खोट तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स में जो कमजोरी है ना वो साफ जाहिर होती है। उन्होंने वहां राजेश राम को उनकी सीट पर फंसवा दिया, आरजेडी ने फंसा दिया। एक पासवान इनके नेता हैं सुरेश पासवान, उन्होंने ऐसी पॉलिटिक्स की, ये मैसेज बनवा दिया कि राजेश राम को कुटुंबा हरा देंगे। राजेश राम कुटुंबा में ऐसे फंसे कि जिस दिन तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा हो रही थी उस दिन तक नहीं आए पटना। वो अपनी सीट में फंस गए। एक चेहरा जो कांग्रेस ने आगे किया दलित का, और वो भी उस समाज से किया जो रविदास समाज है जिसका 5% वोट है। और ये जो अभी हर्षी कह रहे हैं ना कि वो यूपी से लगता हुआ जो इलाका है बक्सर का और कैमूर का, भभुआ, मोहनिया, ये ऐसी सीटें हैं। जैसे मोहनिया सीट का एक आपको बता दें, 1 मिनट में बात खत्म हो जाएगी, आधे मिनट में, कैंडिडेट का आरजेडी के कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया वहां से। महिला थी और दूसरे प्रदेश की है जिसका आरक्षण बिहार में नहीं है, तो वो दलित महिला का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा है एनडीए को। वहां बसपा को लाभ जाता मिल रहा है, बसपा के कैंडिडेट का मोहनिया सीट पर। तो ये मोहनिया, भभुआ, कैमूर, बक्सर, ये जो लगता हुआ इलाका है यूपी से, वहां मायावती भी अच्छा परफॉर्म करती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ईबीसी खासकर नॉन यादव ओबीसी, ईबीसी और दलित वोट को लाने की इस बार महागठबंधन ने कोई ईमानदार कोशिश की? नहीं की ना, वही नहीं की है ना, वो ईबीसी की तो कोशिश की है, ऐसा नहीं, ईबीसी की तो कोशिश की ना महागठबंधन ने। आरजेडी, मैंने आपको बताया, आरजेडी ने 22 सीटें दी उनको ईबीसी में। तो अगर वैसे भी आप ईबीसी देखेंगे 113 जातियां, उसमें से 90 कुछ जातियों को तो कोई कैंडिडेट नहीं है। नहीं, नीतीश कुमार तो देते हैं अलग अलग तरह से, और नीतीश कुमार अच्छा टिकट नीतीश कुमार ने दिया है उन्होंने। तो साथ तो है ही ना, ईबीसी है ही उनके साथ पूरे नहीं, 2% से 15% पे वही जाकर बनते हैं ना। परसेप्शन विजय जी हम और क्लियर कर दें कि ईबीसी का जो वोट है वो बीजेपी को ज्यादा जाता है। ईबीसी का वोट बीजेपी को ज्यादा जाता है। जब बीजेपी 2015 में अकेले लड़ी थी, जब जेडीयू आरजेडी लड़ रहे थे और बीजेपी अकेले लड़ी थी, तो 52% ईबीसी का वोट बीजेपी को गया था। सर ये हमेशा कन्वेंशनल जो हमारी सबकी सोच थी भाई कि ईबीसी मतलब पोस्ट इलेक्शन सर्वे, पोस्ट इलेक्शन डाटा जो कलेक्ट किया सीएसडीएस ने, हम वो बता रहे हैं। हमने बहुत सारे लोगों की बात आपको सुना दी, कर भी ली, जनसुराज की बात नहीं हुई कोई त्रिपाठी जी अभी तक। लेकिन आप वोटिंग के दिन भी ना बात करें, ऐसा मुझे गुड़ा आपने देखिए करना है, आज है नहीं, जनसुराज जी नहीं, उनको मैं कह रहा हूँ बात करना है। हाँ करना बिल्कुल। अब देखिए उनका नेता भाग गया चुनाव लड़ने से, और पता नहीं, हम तो सुबह से देख रहे हैं कहीं दिख जाए जनसुराज का कुछ, न बस्ता दिख रहा है न लोग दिख रहे हैं। तो करना है तो कर लीजिए, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो अब कहीं रेस में बचे हुए हैं। कुछ सीटें हैं जहां वो कुछ वोट पाएंगे, और जीतते हुए कौन दिख रहा है, मैं बड़ी कोशिश कर रहा था कल शाम को बैठा, मैंने सोचा कि एक आध दो सीट कुछ ऐसी मिल जाए जहां वो जीत रहे हो। उनके प्रत्याशियों की चर्चा है कि कुछ प्रत्याशी, करीब ऐसी 10 सीटें हैं जहां प्रत्याशी उन्होंने बहुत अच्छे उतारे हैं, लेकिन जीतने की स्थिति में कोई है अभी तक, मतलब मुझे भरोसा नहीं हो पा रहा है। चले ठीक, तो ये बिहार की बात थी, और बिहार में आज शाम तक वोटिंग चलेगी, तो आपको अपडेट भी करते रहेंगे। वोट प्रतिशत कितना बढ़ रहा है ये भी बताएंगे, अलग अलग सीटों पर बातचीत जो हमारे रिपोर्टर्स कर रहे हैं वो भी सुनाएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय में थे और वहां उनके काफिले पर हमला हुआ है, काफी हंगामा वहां पर दिखाई दे रहा है, तो उनके ऊपर हमला हुआ ऐसा बताया जा रहा है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, लखीसराय की तस्वीर है, वोटिंग के दौरान हंगामा, लोग दिख रहे हैं नारे लगाते हुए, काफी पुलिस वहां मौजूद है उनके बीच में। पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी पर पत्थर चला है, पत्थरबाजी हुई है विजय कुमार सिन्हा के गाड़ियों के ऊपर, ये जानकारी हमें मिल रही है। अच्छा, ये गाड़ी आपको सामने दिख रही है, लोग बड़ा गुस्से में क्यों हैं, लेकिन ये
अपडेट मैं आपको देता हूं वो सभी। और डिप्टी सीएम है वो, उनके अपने सुरक्षाकर्मी भी हैं, पुलिस भी है। अच्छा, बाहर ही थे, उनके सामने ही सब ये लोगों का गुस्सा, नाराजगी सब जाहिर हो रही थी। ये भी जानकारी आ रही है कि पत्थर भी फेंका गया है उनकी गाड़ी की तरफ। अब बीच वोटिंग में ऐसा वहां क्या हुआ, किस बात की नाराजगी थी? विजय कुमार सिन्हा से कोई नाराजगी थी या बस उनके सामने गुस्सा निकला, तो देखना होगा। कुछ देर पहले उन्होंने आरजेडी के कार्यकर्ताओं में कोई हल्की क्षेत्र है या कुछ है, उस पर शिकायत भी दर्ज कराई है इलेक्शन कमीशन। विजय कुमार सिन्हा ने शिकायत विजय कुमार सिन्हा ने, पर ये तो उनका मतलब काफी स्ट्रांग क्षेत्र है, मतलब 3 बार। हाँ नहीं, लेकिन वो वहाँ हो सकता है, जब स्ट्रांग क्षेत्र तभी लड़ाई। इसलिए उनका बयान भी ये था कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग अभी भी उसी मानसिकता में जी रहे हैं, वो बूथ कैप्चरिंग करना, वोट कब्जा कर लेना, इस तरह की बात उन्होंने की। नहीं, इन्होंने ये कहा कि तो अभी सत्ता में नहीं आए आरजेडी वाले, तब ऐसा रूप दिखाई दे रहा है। ठीक नहीं, कमजोर उप मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह से कोई कार्रवाई तो उप मुख्यमंत्री कमजोर है, मतलब आपने कहा? नहीं, जो सत्ता में नहीं वो लोग उन पर हमला कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसे ही लगाना। फिर गाड़ी उनकी वहां से पीछे की गई, लोग जो थे लगातार नारे लगा रहे थे। और देखिए डिप्टी सीएम को गाड़ी पीछे लेनी पड़ रही है, ये दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। इससे सोच रहा और अब ऐसी क्या नाराजगी हुई थी ये देखना पड़ेगा, लेकिन ये जरूर है कि उनका कहना है कि आरजेडी के लोग हंगामा कर रहे थे, पॉलिटिकल वर्कर थे जो लोग वहां पर एक सीन क्रिएट करना चाहते थे, ऐसा विजय कुमार सिन्हा का कहना है। वो लोग अपनी कोई शिकायत बता रहे हैं, लेकिन बात ठीक है, डिप्टी सीएम है भाई वो। और चुनाव के वक्त तो चप्पे चप्पे पे पुलिस होती है, जिस दिन वोट पड़ना होता है उस वक्त गाड़ी घुमाई जा रही है, फिर गाड़ी निकाली गई यहां से, क्योंकि सामने बड़ी तादाद में लोग खड़े हो गए थे। मैं इसी गांव में हूँ, समूचा भीड़ आगे आ रही है, आप स्पेशल फोर्स भेजिए, हम यहीं धरना पर बैठेंगे। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। सर क्या हुआ था, गाड़ी में पथराव, चप्पल फेंके जा रहे थे आपके? ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है पूरा, देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज, और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना, पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो क्या अभी आपने एसपी से बात किया, क्या किया? एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं। अभी क्या इलेक्शन कमीशन को भी इसका खिलाफ हम भेजेंगे, भेजो रे, हम कहे हैं भेजने के लिए। तो ये कौन सा गांव है, क्या? ये खुड़ियारी गांव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से, धिक्कार है इसे। ये लोग जो है कौन है? ये कुल राजद के लोग हैं, और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे लोग ये सब हैं। बड़े गुस्से में हैं विजय कुमार सिन्हा जी। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, फिर मैं याद दिला दूं, वो डिप्टी सीएम भी हैं। उन्होंने कहा मैं धरने पे बैठूंगा यहीं जब तक यहां व्यवस्था ठीक नहीं होती। इतना कमजोर एसपी आपने लगा रखा है यहां, पता नहीं किससे वो फोन पर शिकायत कर रहे थे। हमारा अनुमान है कि भाई पुलिस के किसी बड़े अफसर से ही कर रहे होंगे कि आपका एसपी बड़ा कमजोर है, हो सकता है डीजीपी से बात कर रहे हो। भाई जहां का भी होगा बिहार पुलिस का ही होगा ना। उन्होंने कहा धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर, तो किस पर सवाल था, अपने प्रशासन पर या इलेक्शन कमीशन पर? ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सब इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है बिहार चुनाव के वक्त, लोग तो वही होते हैं। भाई एसपी यहां नहीं कहीं और काम करता होगा, करता तो बिहार में ही होगा ना, जिससे भी उनकी शिकायत थी। अब वो कह रहे हैं मैं धरना दूंगा, सब आरजेडी के लोग आके हंगामा कर रहे हैं, सुबह से यहां पर ये धांधली चल रहा है।
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि डिप्टी सीएम है तो कहीं कोई ऐसी जगह नहीं हो सकती जहां उनका विरोध ना हो। लेकिन और सौरभ जी, चुनाव में तो हो सकता है ये इलाका ज्यादा महागठबंधन के सपोर्टर्स का होगा, लेकिन ये जो लोग भी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? पुलिस वालों के ऊपर गोबर फेंका हुआ है, मिट्टी फेंकी हुई, हो सकता है पत्थर भी चले हुए हैं। किसी भी स्थिति में आपको प्रत्याशी से नाराजगी भी जतानी है तो आप कैसे उसकी गाड़ी पर गोबर फेंक देंगे? और भी चुनाव के समय कोई प्रतिक्रिया हो जाए, दो लोग आमने सामने आ जाए, और ये जिम्मेदारी तो सुरक्षा बलों की, वो सुरक्षा बल जो उनके साथ सुरक्षा में लगे हुए हैं वो बचाने में उनको लगे रहे, लेकिन उनकी भी वर्दी पे आप देखिए चारों तरफ गोबर फेंका हुआ है, गाड़ी पर तो फेंका ही है। तो ये कोई भी जो कर रहा है, यानी इसका दूसरा पहलू एक होता है। एक तो ये है कि ठीक है वहां विजय सिन्हा कमजोर हैं, इसका मतलब इतने मजबूत नहीं, लेकिन इसका दूसरा पहलू आप देखिए तो क्या वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो वोटर को बूथ तक नहीं जाने दे रहे हैं? अगर प्रत्याशी सुरक्षा के साथ नहीं जा पा रहा है तो क्या ये जो भी ये इलाका है, गांव है, जो भी बूथ है, क्या वहां लोग जा पा रहे हैं? क्या वहां ठीक से वोटिंग हो रही है? क्या? तो ये तो देखना पड़ेगा ना। अभी जो लग रहा है मामला, और डिटेल हमारे रिपोर्टर भेज देंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ये वहां पहुंचे होंगे, जाहिर है कि यहां पर इनके ज्यादा समर्थक नहीं है, ज्यादा वोटर वहां पर महागठबंधन के हैं। उनको दिखा विजय कुमार सिन्हा बड़े लीडर हैं, उन्होंने नारेबाजी वगैरह शुरू की, ये अंदर जाना चाह रहे होंगे, जहां वो कह रहे हैं कि फिर मुझे एसपी ने रोका, मुझे अंदर नहीं जाने दिया। कोई भी प्रत्याशी होता है उसका राइट होता है कि वो पोलिंग बूथ तक जा सकता है। ठीक है सर। सौरभ जी, एक लाइन आपको बता दूं, इस बूथ पर बूथ एजेंट ने बैठने से मना कर दिया, यानी जो स्थिति होगी वो उतनी अच्छी नहीं रही होगी। बीजेपी का बूथ एजेंट नहीं बैठा नहीं है, तो वो कमजोर ये स्थिति और लेकिन इसकी दूसरी भी एक वजह है कि ये जहां से इनको गोबर और मिट्टी सब फेंकी जा रही, क्योंकि मुझको ये वहीं के पता चल रहा है, सड़क नहीं बनी है इसलिए विरोध हो रहा है। हाँ तो ठीक है, तो हम लोग जो अभी तक बात कर रहे थे वो मसला नहीं झेलनी पड़ेगी भाई। अगर आपके इलाके में सड़क नहीं बनी है, ये वहीं से लोग उसी की नाराजगी है। तो मैंने भी खुद को करेक्ट किया क्योंकि जानकारी नहीं थी, सुरक्षा वाला लग रहा था, लेकिन ये सड़क नहीं बनी है, ये उप मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर इनका विरोध होना ही चाहिए। और सड़क इसलिए भी नहीं बनी होगी क्योंकि उनको लगा होगा कि ये हमारे समर्थक नहीं है। हाँ, लेकिन कोई भी स्थिति हो, कोई भी ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी सच्चाई है। लेकिन किसी भी स्थिति में उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र में अगर सड़क नहीं बन रही है तो फिर ये तो देखना पड़ेगा ना कि आप क्या काम करें। ये तस्वीर किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं है एनडीए के लिए कि आपके उप मुख्यमंत्री का विरोध हो जाए, गोबर पत्थर चल जाए वहां पर, और उसके बाद आपको ये कहना पड़े धिक्कार है प्रशासन पर, एसपी की शिकायत करनी पड़े, धरने की धमकी देनी पड़े, तो फिर क्या मतलब रह गया? अच्छा, काम आप न करो, कायर एसपी काम आपने और अपनी ही प्रशासन, आखिरकार किसके खिलाफ इन्होंने इतना बड़ा भाषण दिया कि प्रशासन तो इनकी है, किसके विरुद्ध में बोल रहे हैं? ये नीतीश कुमार की प्रशासन है, इनकी प्रशासन है, कि क्या उनके बीच में भी कोई स्प्लिट ऐसा है जिसके बारे में वो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली बात कर रहे हैं? बट सबसे बड़ा अभी ये मुझे आश्चर्यजनक नहीं लग रहा है, क्योंकि बिहार की भी राजनीतिक हिंसा का जो ये एक चरण है वो तो हम देखते आ रहे हैं। वहां पे आरजेडी की तरफ से या किसी और पार्टी की तरफ से इस तरह से गोबर फेंका गया। ठीक है, आपकी सड़क नहीं बनी, ये एक मुद्दा हो सकता है, आप नहीं मिलना चाहते उप मुख्यमंत्री से, वो भी एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन आप ये हिंसा की जो की है इन्होंने, गोबर फेंकना या पुलिस को या जितने भी ये ट्रूप्स वहां पे हमने देखे उनको आगे बढ़ने नहीं देना, वो भी सही नहीं है। मुझे लगता है प्रशासन की हिंसा कहना भी एग्जेजरेशन है। देखिए, ये जो है विरोध है, विरोध बरियारी गांव है जहां ये सब हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल का बहुत स्ट्रांग होल्ड है, यादव मतदाता है, सड़क नहीं बनी है उसका एक विरोध है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लोग इनका विरोध करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जो खबर बताना चाह रहा था, ये न्यूक्लियर का तमाशा कितना बढ़ गया है आगे, और कोई भी लड़ाई जंग ऐसे नहीं शुरू हो जाती कि अचानक किसी का मन करता और तोप निकाल के ले आता है, बयानों से ही शुरू होती है, फिर आग बढ़ती जाती है। अब जिस तरीके से ट्रंप और पुतिन दोनों इस न्यूक्लियर को इतने हल्के में ले रहे हैं, आप वो बात आज कहां तक चली गई आपको मैं दिखा रहा हूं, खबर बयान सुनाऊंगा। अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट के ट्रैक पर एक बार फिर लौटने जा रहा है। 33 साल के बाद ट्रंप ने कह दिया हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। पुतिन से रिएक्शन पहले लिया गया था, उन्होंने जिम्मेदार बताया पुतिन को। पुतिन ने कहा मैंने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया, मैंने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट की थी, मैंने कोई विस्फोट नहीं किया। लेकिन फिर भी ट्रंप पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और अब पुतिन ने ट्रंप को सीधा सीधा चैलेंज दे दिया है कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर मैच खेलना चाहता है, न्यूक्लियर गेम खेलना चाहता है, तो हम तैयार हैं, रूस खड़ा है मैदान में, आ जाओ। ये पुतिन का बयान है। पुतिन ने अपने अफसरों से इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी गंभीर मीटिंग की,
और उन्होंने ये कहा कि आप सब लोग अमेरिका जो भी कर रहा हो न्यूक्लियर टेस्ट के हवाले से उस पर बड़ी पैनी नजर रखिए, पता कीजिए कि अमेरिका की तैयारी क्या है, न्यूक्लियर टेस्ट का उसका क्या प्लान है और उसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। मतलब साफ है बिल्कुल, अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो हम भी करेंगे, आपकी तैयारी ये होनी चाहिए, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। ये पुतिन ने साफ साफ अपने लोगों से कह दिया है। हालांकि उनके साथ में उनका एक स्टेटमेंट ये भी है कि रशिया अपने आप पहले कोई नया परमाणु प्रदर्शन या परमाणु टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर ट्रंप अपने देश को यहां ले जाना चाहते हैं तो हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और फिर उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि इफ यू वांट टू प्ले विद न्यूक्स देन काउंट मी इन। Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и гражданским ведомствам, соответствующим гражданским ведомствам, сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. फिर व्लादिमीर पुतिन ने खुद बताया कि उनके ऑर्डर के बाद रूस ने न्यूक्लियर पावर्ड हाइपरसोनिक हथियार बनाना भी शुरू कर दिया है। году поставим на опытно-боевое, в следующем уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат». Ну и, наконец, то, ради чего и по поводу чего мы собрались сегодня. Наконец, у России появляются и крылатые ракеты неограниченной дальности «Буревестник», и беспилотный подводный аппарат «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. अभी इन्होंने आपने वो जो बोल रहे थे रूसी भाषा में, हमने हालांकि ट्रांसलेशन दिया, आपने सरमत एक नाम सुना होगा, वो बोल रहे थे। सरमत इनकी हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो उन्होंने कहा कि ये इस मिसाइल का भी कोई तोड़ नहीं है किसी के पास और अगले साल से ये कमीशन हो जाएगी, यानी हमारी सेनाओं को मिल जाएगी। इससे पहले ये न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल टेस्ट कर चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर केपेबल अंडर वाटर, सर मैं भूल जाता हूं बार बार उसे क्या कहते हैं, टॉर्पीडो टेस्ट किया और उन्होंने एक अपनी नई सबमरीन भी पानी में उतार दी। इतना तो ये कर चुके हैं और ट्रंप कह रहे हैं कि अब हम न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो भी करने जा रहे हैं। राहुल जी, ये मजाक में लिया जा रहा है ज्यादा, इस सबको क्या है ये? सर देखिए, इस अनाउंसमेंट के बाद यूके में हलचल है। यूनाइटेड किंगडम ने अपने यहाँ पर वॉर प्रिपरेशंस करने के लिए बोल दिया है कि लोग जो है अपनी मतलब वॉर की तैयारी कर लें। तो ये जो है ग्लोबल वॉर की तरफ जो है कदम उठा रहे हैं दोनों कंट्रीज। अगर देखें तो यूएस जो है वो उन्होंने पहले कहा कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, अब रशिया ने कह दिया कि हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। इसके अलावा ये जो अभी न्यू मिसाइल की बात पुतिन ने कही है, ये मिसाइल जो है ये क्रूज मिसाइल वो तैयार कर रहे हैं जिसमें मिनिएचर जो है न्यूक्लियर रिएक्टर होगा और ये 3 टाइम्स साउंड की जो स्पीड होती है उसे 3 टाइम्स फास्टर रहेगी। तो ये सारी तैयारी जो है जिस ओर जा रही है वो पूरे विश्व को एक युद्ध की तरफ। तो कहाँ है वो दुनिया में जिनको जंगें रुकवाने के लिए नोबेल पीस प्राइज चाहिए, वो कहाँ है आजकल? नहीं, आजकल बोल नहीं रहे हैं। मेरे को लगता है अभी आएगा उनकी तरफ से भी कुछ, उनकी वजह से भी। सारी दुनिया में आग कब और किसने लगाई, आप जरा और ज्यादा नहीं 100 साल का इतिहास लगा के खोल के देख लीजिए किसने लगी जंगें लड़ी हैं। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई यूरोप के अंदर, उसके बाद से जितनी लड़ाइयां हुई हैं या तो अमेरिका की और यूरोप की शुरू की हुई हैं, नहीं तो इन्होंने ही सपोर्ट बाद में किसी ना किसी बहाने से लड़ाई की। यूरोप लड़ रहा है और फिर इल्जाम देते हैं आप थर्ड वर्ल्ड को, डेवलपिंग नेशंस को कि भाई एशिया अफ्रीका में लड़ाइयां होती हैं। तो ये तो सीधे सीधे मतलब वाइट यूरोपियंस, अमेरिकन इनके किए हुए काम है। दुनिया में जहां अशांति है वहां आपको आजकल 50 साल का फुटप्रिंट किसका मिलेगा? तो अमेरिका का मिलेगा। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है हम न्यूक्लियर टेस्ट 33 साल के बाद दोबारा करना चाहते हैं, तो वो क्यों चुप बैठेगा? ये तो फिर पुतिन का राइट है, वो अपने देश में जवाब देना है। तुम क्या कर रहे हो? सर इसमें एक और बात है कि जब न्यूक्लियर टेस्ट शुरू हुए और न्यूक्लियर पावर का जब सारा काम हुआ, सीटीबीटी और एनपीटी को छोड़ दीजिए, लेकिन उसका बेसिक पर्पस था डेटरेंट इफेक्ट का। न्यूक्लियर पावर जिन्होंने भी बनाई उन्होंने कहा, उनका एक लॉजिक या एक्सक्यूज ये था कि हम डेटरेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, बना रहे हैं। डेटरेंट का मतलब कि कोई दूसरा देश ये हिम्मत ना करे कि लड़ाई कर सके।
और इसलिए सारे देशों ने ये कर लिया। पर अकेला देश अमेरिका ही है जिसने उसका इस्तेमाल किया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो है, लेकिन बात डेटरेंट के लिए था। और अब आप जब रोज उसको इंस्टिगेट करेंगे कि आज सर मुझे बताएं 2 सवाल का जवाब। पहला, आपको लगता है कि ट्रंप वाकई कोई न्यूक्लियर परीक्षण करेंगे? न्यूक्लियर परीक्षण तो करेंगे ट्रंप। करेंगे। हाँ। और वो करेंगे तो क्या पुतिन नहीं करेंगे? करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे। हाँ, तो ये आगे बढ़ रही है ना बात, ये गर्मी बढ़ती जा रही है। ये वैसे है कि तुम एक बार एक थप्पड़ मेरे को मार के दिखाओ, हाँ। तो फिर वो मार देता है, तो फिर वो दोस्त के थप्पड़ मार के दिखा रहा है। अगर वो करेंगे तो चीन कहाँ पीछे रहेगा? चीन भी वो अपनी तैयारी कर लेगा ना। जब यूके तैयारी कर सकता है तो चाइना क्यों नहीं? और एक बार हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था आरती जी कि ये बहुत बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका और रूस जो है बहुत बड़े मुल्क, केवल हमसे कई कई गुना बड़े हैं। मैं एरिया केवल साइज की बात कर रहा हूं। तब भी इनके पास उतनी खुली जमीन नहीं है कि आज के जितने विध्वंसक न्यूक्लियर हथियार होते हैं या कितनी ताकत के, वो ये बगैर अपनी जनसंख्या को नुकसान पहुंचाए कर सके, नहीं कर सकते। इसलिए जितना जमीन के अंदर जा सकते हैं उतना जाके करते हैं, या समंदर के नीचे जाके करते हैं। इतनी उनकी यील्ड होती है हथियारों की। सर, अब मुझे जो समझ आ रहा है, जो भी स्टेटमेंट अमेरिका से आ रहे हैं, अब रशिया से आ रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, मुझे लगता है कि ये वही पुराना खेल है जिसमें काफ़ी सारी डेवलपिंग कंट्रीज जो है उन्होंने, चूंकि न्यूक्लियर डिटरेंस का एक कॉन्सेप्ट था और कॉन्फ्लिक्ट्स जो जितने भी दुनिया में हैं, वो इंडिया पाकिस्तान का हो या अफ्रीका के वॉर्स हो या मिडिल ईस्ट के वॉर्स हो, सब किए कराए। आपने सही कहा, वो वाइट क्रिश्चियन कॉलोनियल पावर जो है उनके बनाए हुए कॉन्फ्लिक्ट्स है, और उन्होंने ही जो ये आर्म्स रेस और न्यूक्लियर रेस जो है पूरी दुनिया में जो फैलाई, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज को अपनी डेवलपमेंट छोड़ के न्यूक्लियर रेस के पीछे भागना पड़ा, ये उनका करा धरा है और ये वापस उधर ही पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका एक एम्पायर, इकोनॉमिक एम्पायर, या यूरोप एक इकोनॉमिक एम्पायर, यूके एक इकोनॉमिक एम्पायर, उस एम्पायर की जो पोजीशन थी, यूनिपोलर वर्ल्ड जो बना कोल्ड वॉर के ख़त्म होते, और फिर आपको याद होगा रशिया और अमेरिका के बीच में काफ़ी सारी ट्रीटीज़ हुई कि वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, वो जितने भी उनके न्यूक्लियर वेपन्स थे उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। कई सारी ट्रीटीज़ हुई नॉन प्रोलिफरेशन की, लेकिन पिछले 35 साल में प्रोलिफरेशन भी हुआ, कहाँ हुआ ये समझने की ज़रूरत है। वो डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ये कंट्रीज जिनके पास खाने को नहीं था, जिनके पास डेवलपमेंट के लिए रोकने का काम आपका था ना। हाँ, आपने पाकिस्तान को क्यों लेने दिया न्यूक्लियर? नॉर्थ कोरिया के पास कैसे आ गया? परमिशन क्या, उन्होंने पकड़ाया, उनको सपोर्ट किया। आप नॉर्थ कोरिया को चाइना ने पाकिस्तान को, यूएस ने पाकिस्तान को, नॉर्थ कोरिया को, ये सारी कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन्स मिले ही इसलिए क्योंकि इस रेस में ये वापस लाना चाहते हैं पूरी दुनिया। बहुत से लोग कहते हैं देखिए कि ये जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया तब शुरू हुआ, और कोल्ड वॉर जो खत्म हो गई थी यूएसएसआर के खत्म होने के साथ, वो कोल्ड वॉर दोबारा शुरू हो गई। क्या ये बात सच है? और क्या ये बात केवल कोल्ड वॉर तक ही जाके रोकेगी या एक्चुअल वर्ल्ड वॉर भी, या नहीं एक तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है? देखिए, एक टैसिट एग्रीमेंट जो है यूरोप के अंदर या वेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो एक दूसरे के देशों में जो यूक्रेन में हो रहा है, इन अ वे आप इसको एब्रेशन भी कह सकते हैं, या जो आप ईस्ट यूरोप की कंट्रीज में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उसमें बोस्निया, चेकोस्लोवाकिया जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लिमिटेड और छोटे लेवल के लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। जो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जापान में नागासाकी, हिरोशिमा आपने उड़ा दिया, आपको न्यूक्लियर अपने टेस्ट करने थे और उड़ा दिए। और जहाँ पे भी हम अभी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं जिसमें कैजुअलिटी बहुत बड़े लेवल की हो, जैसे गाजा में है या यूक्रेन में भी, लेकिन यूक्रेन की कैजुअलिटी हमें मालूम ही नहीं, ना ही रशिया की कैजुअलिटी हमें मालूम है। जो भी मिल रहा है वो कोई भी ऑफिशियल वर्जन नहीं मिलता है आपको कि किसका एक्चुअल क्या हुआ है। तो अब आती है कि ये कोल्ड वॉर जो खत्म हो गई थी, क्या ये दोबारा? कोल्ड वॉर सिर्फ रशिया और यूएस में नहीं, मुझे लगता है चूंकि अब 3 ब्लॉक्स अभी हमें दिख ही रहे हैं, रशिया एक तरफ है, चाइना एक तरफ है, यूएस एक तरफ है, और यूरोप कहाँ है उसका ही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो रशिया चीन के साथ है, क्या अमेरिका के साथ जा रहा है। उनका जो डायलेमा है वो अभी सेटल नहीं हुआ। इसलिए कोल्ड वॉर है,
उसका रूप अलग है, उसका फीचर्स अलग है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, लेकिन एक स्ट्रगल है पावर्स के आप बीच ये में। देखिए, अमेरिका के पास सॉफ्ट पावर बहुत है, मीडिया की पावर, फिल्मों की ताकत बहुत है। उसने 50 साल कम्युनिस्टों को और खासकर यूएसएसआर और रूस को विलेन बना के रखा दुनिया के सामने। हम भी वही फिल्में देख के बड़े हुए हैं। हमारी नज़र में अमेरिका का हीरो होता था और विलन हमेशा रूस का होता था। असल में कौन है हीरो, कौन है विलन? देखिए, एक तो सबसे पहले अभी जिस बात की ज़रूरत है, 192 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस में, और ये बात सुनने में शायद अभी उस तरह से बहुत न समझ में आए, लेकिन क्या ये वक्त नहीं है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव लेकर आए कि कोई भी इस तरह के न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग नहीं करेगा? अब कोई कह सकता है कि जब अमेरिका और रशिया दो तरफ खड़े हैं तो उसमें ऐसे प्रस्ताव का क्या मतलब है? प्रस्ताव से तो गाजा भी नहीं रुका, लेकिन ऐसा प्रस्ताव आएगा तो कम से कम हमें पता तो चले कि दुनिया के किन देशों के मन में क्या है। हम जो आज बात कर रहे हैं वो हम इस पर बात कर रहे हैं कि अमेरिका अपना कुछ करेगा, रशिया कुछ करेगा, कल को विश्व युद्ध हो जाएगा। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध हुआ तो फिर यूनाइटेड नेशंस की भूमिका आती है। इसको बार बार हर कोई कह रहा है कि वो इररिलेवेंट होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में वहां पर देशों की आवाज सुनाई दे, इसकी बड़ी जरूरत है। अमेरिका क्या करता रहा है? अब ये जो आपने बताया ना, मैं तो अभी देख रहा था, चलिए भारत भी थोड़ा ताकतवर हुआ तो हम तो फिल्मों को सॉफ्ट पावर मांगते थे कि वो अफगानिस्तान में अमिताभ बच्चन की फिल्म चलती है, लेकिन वो सॉफ्ट पावर नहीं है। अब दिखती है हमारी सॉफ्ट पावर जब हमारे ओटीटी में, वेब सीरीज में हमारा एजेंट जाता है और इस्तांबुल में कुछ करके आ जाता है। अमेरिका वो सब करता रहा, उनका हीरो जाता था और बड़ी बड़ी सरकारें उनके 4 एजेंट जाके गिरा देते थे। ऐसी ढेरों हमने देखी है। तो मुझे लगता है कि दुनिया को उसको एक उस तरह से देखना होगा, लेकिन मूल बात यह है कि क्या दुनिया इस पर रिएक्ट नहीं करेगी? ये दुनिया की तबाही का हथियार, वो परीक्षण करने की कोशिश हो रही है, इसके खिलाफ बोलना ही चले, एक डिफंक्ट हो चुका है, यूएन में कुछ नहीं बचा है। मैं आपको बोलूं, अमेरिका ने इराक पे हमला किया, यूएन ने क्या कर दिया। आपको बता दें, इस्तांबुल में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान सरकार के बीच एक बार फिर बातचीत हो रही है, और जो बातचीत लगभग बिगड़ गई थी उसको बचाने की कोशिश है। सीज फायर से लेकर शांति के ट्रैक पर ये बातचीत लाने का प्रयास है, लेकिन पाकिस्तान की हरकतें ऐसी हैं नहीं जिससे लगे कि उसे शांति चाहिए। वो शांति नहीं, युद्ध की बात कर रहा है। जब लोग वहां जा रहे हैं अभी शांति वार्ता के लिए, पीछे से उनका मंत्री बयान देता है कि इस बार बात नहीं बनी तो फिर तो खुली वॉर हमारी और तुम्हारी होगी। तो फिर ये कैसा माहौल बना रहे हैं शांति के लिए? और इसमें भी एक आदमी है, वो इनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, आदमी जो ना कह दे वो कम, वो उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए। इससे पहले उन्होंने कहा था भाई ऐसे तो ऐसे ही सही, मतलब अगर लड़ाई चाहिए तो ऐसे ही सही। फिर उन्होंने कहा था इतना मारेंगे तालिबान वालों को कि अपनी गुफाओं में जाएंगे, छुप जाएंगे जा करके। और फिर उसके बाद जितना मारा तालिबान ने इनको, तो ये नहीं बताया इनको कहाँ कहाँ दर्द हुआ। ये उन्होंने लेकिन माहौल इतना ख़राब किया। और इनके बारे में पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरकार के प्रवक्ता ने कह दिया था, मैं ऐसे आदमी के ऊपर रिएक्ट ही नहीं करूंगा ऐसी बात पर। टीवी के इंटरव्यू में इनकी कोई अपनी घर की परेशानियां हैं, वो ये टीवी पे आके निकालते हैं। तो ये इनका स्टेटस है। लेकिन फिर एक बार ऐसा इनका बयान आया, ये इंपॉर्टेंट है कि तुर्की और कतर, ये दोनों देश मिलकर तालिबान और पाकिस्तान के बीच में शांति कराना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में गिने चुने देश हैं जिनकी तालिबान के लोगों से बात होती है, उसमें कतर एक है, तो शायद तुर्की भी सीधी बात करता होगा। तो उनके पास और कोई जरिया नहीं है डिप्लोमेसी करने का, और पाकिस्तान को शायद ये बात मालूम है और इसीलिए वो उनको दबाव में लेने की कोशिश करता है। लेकिन ये पाकिस्तान भी जानता है कि एक बड़ी सेना के बावजूद तालिबान उसका बहुत नुकसान कर सकता है, और ये उसने करके दिखाया भी है। अब इस दौर में अगर इनकी बातचीत फेल हो गई, लगा तो था कि फेल हो ही गई, लेकिन अब ये 3rd राउंड ऑफ टॉक्स है, तो अगर इस बार भी बात नहीं बनी तो क्या वाकई दोनों के बीच फिर जंग शुरू होगी? तालिबान वाले तो कह रहे हैं कि बम भी ये नहीं मारते, वो भी अमेरिका मारता है। इनकी जमीन का इस्तेमाल करके ड्रोन से बम्बिंग अमेरिका कर रहा है, और उनकी यही एक ही मांग है कि आप अमेरिका को एक्सेस नहीं दें। लेकिन ट्रंप, इन्होंने कहा हमारा उसके साथ करार है अमेरिका के साथ, तो वो हमारे यहाँ आपने ड्रोन इस्तेमाल करता है, आपके यहाँ भी करेगा, बॉर्डर पर भी करता है। लेकिन सर ये क्या वाकई अब तो ऐसा लगने लगा पाकिस्तान इंटरेस्टेड ही नहीं है पीस में, तालिबान के साथ तो बिल्कुल नहीं है। आदतन अभी आपको ध्यान हो, पिछले दिनों भी एक बैठक हुई थी, कतर में हुई थी शायद, जब पाकिस्तान और पहली कतर में हुई, दूसरी तुर्की में हुई, तुर्की में जब हुई थी, जिसमें अफगानिस्तान और ये सब लोग बैठे हुए थे, और उन्होंने बड़ी बदतमीजी के साथ बिहेव किया था पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने। कुछ लोग उठकर भी चले गए थे, कुछ और बात हुई थी, और वो बातचीत टूट गई थी। उसके बाद मेरे ख्याल से ये बात हो रही है। वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं लगते हैं, और उनको लगता है कि अफगानिस्तान से तो हम निपट लेंगे, क्योंकि वो आर्मी उनके पास जितनी है उस ताकत से। हालांकि अभी जो कुछ हुआ पिछले दिनों में, उसमें अफगानिस्तान ने बड़ी पिटाई की है,
और वो विजुअल्स फिर मत चलाइएगा आप, जिसमें वो भाग के चौकी से पाकिस्तान के जवान जो भाग रहे हैं जब अफगानियों ने हमला किया था, तो बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान के बिहेवियर में नहीं है ना शांति को। सर वो सूखने के लिए पॉइंट डाली थी वो, मतलब हाँ संदर्भ सही रहे, सूखने के लिए डाली थी। नहीं, अभी इनके फॉरेन मिनिस्टर का क्या बयान था पार्लियामेंट में कि 5-4 साल पहले हमारा आईएसआई का चीफ गया था, उसने कहा आई एम जस्ट हियर फॉर अ कप ऑफ टी, जब तालिबान सत्ता में लौटा था तो उन्होंने कहा वो चाय की प्याली हमको बहुत महंगी पड़ी, आज तक हम उसकी कीमत जो है वो अदा कर रहे हैं। ये वहां उनका कहना यह है कि तालिबान फ्रेंडली नहीं है हमारे लिए, अब तालिबान हमारा दोस्त अब नहीं रह गया, वो अब इंडिया का एजेंट बन गया है। तो फिर इनके पत्रकारों ने पूछा, अगर मान लें आपकी बात ठीक है कि तालिबान इंडिया का एजेंट बन गया, तो वो तो आप 50 साल से आपका दोस्त था, बात बिगड़ी क्यों ये तो बताओ। इंडिया से अचानक कैसे दोस्ती हो गई तालिबान की। एनीवे, हिंदुस्तान में चल रही जो वॉर एक्सरसाइज है, और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि इस बीच अफगानिस्तान ने भी वहां पर वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी बॉर्डर पर, तो दोनों बॉर्डर हॉट हैं इस वक्त पाकिस्तान के, ये उसकी परेशानी है। पाकिस्तान की मीडिया में यही बात चल रही है कि भारत हम पर कोई इस दोनों तरफ की कंफ्यूजन का फायदा उठाकर जल्द अटैक करने वाला है। पाकिस्तान में भी यही बातें चल रही हैं, और DGISPR साहब जो हैं उनका भी मैं देख रही थी एक इंटरव्यू उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया है, उसमें वो कह रहे हैं कि जी भारत जो है वो तैयारी कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर किसी किस्म का कोई अटैक प्लान करके, चाहे वो जमीनी रास्ते से आए, चाहे वो हवा के जरिए आए, चाहे वो समंदर के जरिए आए, इस किस्म की बातें जो हैं वो पाकिस्तान में चल रही हैं और पाकिस्तान में बार बार बताया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम अफगानिस्तान को देखें तो अफगानिस्तान को लेकर भी काफी ज्यादा टेंशन है, और अफगानिस्तान की तरफ से भी अटैक पर अटैक, ना सिर्फ ये कि TTP के चल रहे हैं, रोके नहीं जा पा रहे, बल्कि साथ ही साथ अफगान गवर्नमेंट के साथ भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो टेंशन है वो बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात, टेंशन, सीज फायर जो भी है, जिसके दरमियान में आपको हिंदुस्तान की जो बहुत ही मैसिव ट्राई सर्विस उनकी जो एक्सरसाइजेज उन्होंने शुरू की हैं, एक्सरसाइजेज त्रिशूल के नाम से, उनकी अहमियत को समझने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव रखना चाहती है, और जो कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, पॉज हुआ है, ये एक तरह से मसलसल नफसियाती दबाव जो है वो रखना चाहते हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि इन 12 दिनों में कुछ भी अनटोवर्ड चीज़ जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। आरती जी, ये बताएं मुझे सबसे पहले, पाकिस्तान के मीडिया में ऑब्वियसली इंडिया विलन के तौर पर दिखाया जाता है, और वो कह रहे हैं कि इंडिया वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, हम इसके बहाने कोई जंग छेड़ना चाहते हैं, और तालिबान के ऊपर पता नहीं क्या काला जादू कर दिया हमने कि अचानक वो अब उसने भी पाकिस्तान से दुश्मनी मोल ले ली है। सौरभ, पाकिस्तानी मीडिया का एक सेक्शन तो ये भी कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ जो है वो कहीं तालिबान के एजेंट तो नहीं है, क्योंकि वो ये नया है। हाँ, नहीं, ये मैंने इंटरव्यूज सुने हैं, पॉडकास्ट सुने हैं कि लगातार जो वो ऑफेंसिव पे है, लगातार वो वॉर की बात जो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन नहीं है, इकोनॉमिकली सिचुएशन उनकी ऐसी नहीं है कि वो 2 फ्रंट वॉर 3 फ्रंट वॉर खेले और उसमें जीत जाए हर फ्रंट पे, वो भी पॉसिबल नहीं है। उनकी डोमेस्टिक सिचुएशन जो है, उनका ओवरऑल IMF के लोन्स जो है, बाकी जगह से, सऊदी से वो उन्होंने लोन लिया है, हर जगह से वो लोन ही लेते फिर रहे हैं, और इस सिचुएशन में ख्वाजा साहब जो है, वो लोन लेते हैं, वो चाहते हैं दान मिले, लेकिन हाँ, लेकिन इस सिचुएशन में ख्वाजा साहब लगातार प्रोवोक कर रहे हैं तालिबान को। तो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? और आपको याद रखना होगा कि पाकिस्तान आर्मी, जब से ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान आर्मी को टेक ओवर किया, तब से लेकर अभी तक पाकिस्तान आर्मी शायद एक वाहिद आर्मी होगी दुनिया में जो लगातार कंटिन्यूसली हर वॉर में, कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हो, उनके यहाँ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हो, या उनका वो इंडिया के करीब पहुंचे इकोनॉमिकली, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को कभी US का, कभी चाइना का, वो जो गेम है 2 बड़े सुपर पावर्स की, उसमें अपने आप को रेलेवेंस बनाते रहते हैं और किसी ना किसी साइड को अपने सर्विसेज ऑफर करते हैं।
हाँ साइड किक है, वो साइड मतलब किक वो है। विलन भी पक्के वाला नहीं है पाकिस्तान, बिल्कुल, कि भाई होके भी कोई फिल्म का जो मेन विलन होता है वो भी नहीं है। वो एक गंजे मेन विलन के बगल में जो एक छोटे से हाइट का आदमी खड़ा होता है जो चाकू लेके, वो है बिल्कुल बार बार पिटता है। बिल्कुल सर बात है सौरभ जी, आपने बताई बात कि वो गंजा जो छोटा खड़ा रहता है साइड में, वो बार बार पिटता भी है। हाँ वही लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि उनकी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आई, कोई तब्दीली नहीं, कोई थिंकिंग में कोई तब्दीली नहीं आई। आसिम मुनीर जो है उस इनफैक्ट वो उसको एक स्टेप और लेके इन्हीं की बात मैं करना चाह रहा था। अच्छा, आपने मुझे बात करने का मौका दिया इस पर। इमरान खान तो जेल में है मेरे ख्याल से 3-1 साल से, तो ये जो बातें कहते हैं या तो अपनी पार्टी के कोई नेता से मिलें, मुलाकात करें, या अपनी बहन से मिलें, तो बाहर उनके हाथ कोई मैसेज भिजवाते हैं और फिर वही पोस्ट कर दिया जाता है सोशल मीडिया पर। तो ये इमरान खान का दुनिया से इंटरेक्ट करने का तरीका, हालांकि वो बहुत मुलाकातें भी उनकी नहीं होने दी जा रही हैं, ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है। इन्होंने ये कहा है कि आसिम मुनीर जो हैं वो पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ज़्यादा दमनकारी डिक्टेटर है। तो अब इसको थोड़ा सा, अब इमरान खान को जेल में डाला तो उनको तो यही लगेगा कि सबसे ज़्यादा डिक्टेटोरियल आदमी यही था। तो इमरान वहाँ तो लंबी चौड़ी लिस्ट है भाई। अयूब खान से शुरू कीजिए, अयूब खान के बाद याह्या खान, याह्या खान के बाद ज़ियाउल हक, ज़ियाउल हक के बाद मुशर्रफ, मुशर्रफ के बाद डिक्टेटर, मैं केवल आर्मी डिक्टेटर गिन रहा हूँ, तो ये 5वां आदमी है, ये जो आर्मी का, जिसने सीधे आर्मी रूल कर रहा है, ये भी एक तरीके से कर ही रहा है। क्या इनमें वाकई सबसे क्रूर, सबसे ज़्यादा तानाशाही प्रवृत्ति का आदमी आसिम मुनीर है? ये चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आदमी बोलता कम है, मीडिया में बहुत ज़्यादा बयान नहीं आपको दिखेंगे। परिवार के बारे में तो कोई, मैंने 100 जगह अटेम्प्ट किया कि इनकी फैमिली के बारे में कुछ पता चला, आपको कुछ नहीं मिलेगा मीडिया में। अपने परिवार को बड़ा बचा के रखता है। ये भी दावा करते हैं बहुत लोग कि परिवार अमेरिका में रहता है आसिम मुनीर का, बट वो मीडिया फ्रेंडली नहीं है, इसीलिए उसके बारे में ज़्यादा हमें मालूम नहीं। मुशर्रफ बड़ा फ्लेयर वाला आदमी था, मीडिया से बातें कर रहा है, उनकी तो डाइनिंग टेबल की तस्वीरें भी मीडिया में छपती थी, आती थी। भारत भी आए थे तो बड़ा मीडिया से बड़ा खुल के, इवन जब आगरा में समिट हो रही थी तो वो ओपन इवेंट था। ओपन इवेंट था, और नहीं, जो जसवंत सिंह जी लेकर जाते थे कि भाई ये फाइनल करना है हमें ड्राफ्ट, तो वहाँ पर उनके जो विदेश मंत्री थे वो जब परवेज मुशर्रफ के पास जाते थे तो वो उनकी वाइफ को वहाँ पर दिखाते थे। पहले वाइफ को भी दिखाते थे कि भाई देखो ये हो रहा है, और अब कल की जो सुबह है वो हिस्टोरिकल डे होगा, तो वो हर बात पर उनकी सलाह और उसको काम तो ये लोग थोड़े फ्लैम्बॉयंट लोग थे। अयूब खान बहुत फ्लैम्बॉयंट था, लेकिन आसिम मुनीर ऐसा नहीं है। तो अब क्या लिख रहे हैं इनके लिए इमरान खान, ये आप देखिएगा। ही इज द मोस्ट ऑप्रेसिव डिक्टेटर इन कंट्रीज हिस्ट्री, ही इज मेंटली अनस्टेबल। ये इमरान खान ने कहा है आसिम मुनीर के लिए कि ये मेंटली अनस्टेबल है आदमी, दुनिया इससे आगाह रहे। और ये बात पहला आदमी नहीं है जो मैंने सुनी है। ये बात मुझे नाम नहीं याद आ रहा, हमारे एक IFS ऑफिसर हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये बताया था कि उनकी पाकिस्तान की किसी सीनियर आर्मी जनरल से बात हो रही थी जो इनका सीनियर रहा है आसिम मुनीर का, और उन्होंने एग्जैक्ट ये वर्ड्स बोले थे कि ये पागल है, दिस मैन इज क्रेजी। आसिम मुनीर वो जिस हद तक सोच सकता है खून खराबा करने के बारे में, देखिए ISI का चीफ रहेगा तो वो मेंटली अनस्टेबल तो होगा ही। तो ये इमरान खान ने कहा इनके लिए। फिर उन्होंने कहा कि जिस किस्म की तानाशाही इन्होंने देश के अंदर लागू कर दी है उसका कोई सानी नहीं मिलता, इन्हें केवल ताकत की भूख है और उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अपने लोगों को जो आदमी मारे, इन्होंने मई 9 उस मई की बात कर रहे हैं, ये वाला मई नहीं, जब आप जिसमें सीधे अपने लोगों पर, इमरान खान के समर्थकों पर गोलियां चला दी थी। मुरीदके में अभी जो हुआ, जितने दर्जनों लोग मारे गए, तो उनका हवाला दिया इमरान खान ने कि जो आदमी अपनी जनता पर सीधी इनडिस्क्रिमिनेट गोली चला सकता है वो कैसे जो है वो किस जहनियत का आदमी है, आप इसको सोचें। फिर उन्होंने कहा कि मैं कभी आसिम मुनीर के साथ, इमरान खान कह रहे हैं, समझौता नहीं करूंगा, मैं कभी उसके साथ बातचीत नहीं करूंगा, मैं कभी शहबाज शरीफ की सरकार के साथ कोई डायलॉग नहीं करूंगा, क्योंकि इनसे बात करने से अच्छा मुझे मर जाना मंजूर है। देखिए आप कुछ भी कहिए, इमरान खान लेकिन बहादुरी तो दिखा रहा है। ये सब बातें भी पाकिस्तान में कहना आज की वैसे ये बातें उसने मुशर्रफ के बारे में भी कही थी। आपको याद होगा जब वॉर ऑन टेरर चल रहा था और पाकिस्तान इनका समर्थन दे रहा था US का, उस वक्त इमरान खान तालिबान का साइड ले रहा था और इनफैक्ट वो लगातार क्रिटिसाइज कर रहा था कि मुशर्रफ को जो उसने अलायंस किया US के साथ वो नहीं करना चाहिए था। वो तो वो कह ही रहे हैं। जी त्रिपाठी जी, नहीं देखो, इसको इस तरह से देखना चाहिए। एक तो हम लोग जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान से शांति चाहता भी है,
वो अफगानिस्तान से चाहता है, लेकिन उसकी मुश्किल ये है कि अब वो करे क्या। उसके पास दो रास्ते हुआ करते थे। एक रास्ता अफगानिस्तान वाला, जहां उसको समझ में आ गया है कि किस तरह से लड़ाई हो रही है, तो उसने क्या किया, जब वहां से हामिद करजई के बाद तालिबान लौटे तो उसने हाथ मिला लिया। एक ग्रुप वहां तब भी पाकिस्तान विरोधी था, लेकिन इनको ये वाला ग्रुप से उनका हाथ मिल गया। उस वक्त लगा कि चलो ठीक है। भारत के साथ वो लड़ाई लड़के, आतंकवाद करके, कुछ कहीं इस तरह की हरकतें करके वो अपना एक जो लड़ने वाला जो एक कहें कि एक अपनी पैकेजिंग कर रखी है, जिसकी वजह से उसे अमेरिका और चीन से कुछ न कुछ मिलता है। इसको आप समझिए, ये कोई यूं नहीं है कि पाकिस्तान बड़ा खुश होता है, उसकी पूरी इकोनॉमी इस पर चल रही है, उसका एग्जिस्टेंस इसी वजह से है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ, एक्ट ऑफ वॉर होगा कोई भी टेरर एक्ट, भारत ने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया है और ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा दिखा दिया है कि उसको लगता है कि इस बार हुआ तो इस बार तो आर पार की लड़ाई हो। अफगानिस्तान से उसको ये लग रहा है, अभी भी शायद वो भ्रम है कि चूंकि इनके पास उस तरह की आर्मी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, तो हम इनसे लड़ते रहेंगे, बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। और दुनिया में चूंकि ट्रेडिशनल वॉरफेयर खत्म हो गई है, तो सबको ये लगता है कि जो ये तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मिसाइल है, उससे जो लड़ाई होती है वो ज्यादा घातक होती है। तो मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि वो शांति की तरफ जाना चाहता है, लेकिन ये भी नहीं मानता हूं कि वो अफगानिस्तान से लड़ना पड़ता है। वो चाहता है कि इस तरह की स्थितियां बनी रहे कि अमेरिका और चीन का हाथ उसके ऊपर रहे। हमने भी परसों तरसों ही डिस्कस किया ना इस प्रोग्राम में, एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने आंकड़ा दिया, कौन सा सेना का जनरल है जिसके दौर में सबसे ज्यादा सैनिक मारे गए ईयर ऑन ईयर, एवरेज एक साल में। तो ये दूसरे नंबर पर आसिम मुनीर आता है। 1971 की वॉर में याह्या खान जनरल था, उस वक्त पर ईयर जितने फौजी मारे जाते थे वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये आते हैं। इतनी बड़ी कोई लड़ाई नहीं थी हमारी ऑप सिंदूर वाली, 3 दिन की छोटी सी लड़ाई थी। 1971 की बहुत लंबी जंग थी, बहुत लोग मरे थे, उसके बावजूद वो नंबर 2 पर है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि उसके देश में कितनी खराब हालत है। और शायद ये जो जंग की धमकियां हैं अफगानिस्तान को, वो इसीलिए क्योंकि मार तो वहीं से आने वाले लोग मार रहे हैं ना इनको, तो उनको अपने देश में भी तो मुंह दिखाना है। अमित भाई क्या कर रहे हो जनरल साहब, रोज जो है ताबूत बिछते हैं हमारे यहाँ पर, क्या जवाब दें। अब दूसरी तैयारी जो चल रही थी पाकिस्तान में, लोग बड़े टाइट लिप्ड हैं इस बात को लेकर के, क्या आसिम मुनीर को पाकिस्तान की फौजों का सुप्रीम कमांडर बनाने की तैयारी शहबाज शरीफ की सरकार कर रही है। वो जो एक बिल लाया जा रहा है ना, जिसमें आर्टिकल 243 को अमेंड किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, वो आर्टिकल जो सेना की चीफ की नियुक्ति के बारे में बताता है इनके संविधान में, उसको बदला जाना है। ये तो कंफर्म कर दिया बिलावल भुट्टो ने कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कमांडर वहां की आर्म्ड फोर्सेस का अभी भी वहां का राष्ट्रपति होता है हमारी तरीके से। क्या उस शब्द राष्ट्रपति को हटाकर उसकी जगह फील्ड मार्शल करने की तैयारी है? यह बात चल रही है, नई बात जो इस खबर में आई है, ताकि आसिम मुनीर को आने वाले, जब तक वो चाहे तब तक के लिए सेनाओं का सीधा बॉस बनाकर रख दिया जाए। लाइफ टाइम उनको बनाने की बात है। हाँ, लाइफ टाइम बनाने की बात है कि हाँ, तो लाइफ टाइम बनाने की बात है कि वो लाइफ टाइम तक सेनाओं के अध्यक्ष रहेंगे। और दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जैसे जो चल रही थी कि क्या, देखिए, भारत के ऑब्सेशन में पाकिस्तान रहता है, हमेशा से ये बात रही है। उनके वेरियस जो फौजी हैं जिनको लाया जाता नए फौजियों को, उनको इसी तरह से लाया। तो आसिम मुनीर एक कट्टर माने जाते हैं, कट्टर जैसे मुस्लिम कहा जाता है, वो कट्टर मुस्लिम माने जाते हैं और वो कट्टर भारत विरोधी भी माने जाते हैं। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को, हाँ, वैसे ऐसे व्यक्ति को जब आप किसी देश के सारी सेनाओं का प्रमुख बना देते हैं, तो ये लाजमी है कि इस तरह की बातें होंगी कि भारत हम पे अटैक करेगा, हम भारत को नेस्तनाबूद कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप देखिए 2024 में 2 एक्सरसाइज जो है यूएस के साथ पाकिस्तान ने की। हमने तो नहीं कहा कि आप हमारे लड़ाई करने वाले हैं। नवंबर में एक और एक्सरसाइज जो है वो यूएस और बाकी फोर्सेस, बाकी देशों के फोर्सेस के साथ होगी पाकिस्तान की। तो हम नहीं कह रहे कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान अगर भारत कोई ऐसी ज्वाइंट ट्राई सर्विसेज की एक्सरसाइज करता है तो उसे लगता है भारत जो है हमारे पे हमला करेगा, और या फिर वो अपने देश में ये फैलाते हैं ताकि उनकी जनता ये मान के चले कि भारत जो है हमारा दुश्मन है, भारत जो है हमारे पर अटैक करे। वो उनको, क्योंकि वो अपने होने के कोई वजूद की कोई वजह देगी ना, अपने वजूद के लिए भी उनको जरूरी। लेकिन आरती जी, क्या आप मानती हैं इस बात को कि अब ऑफिशियली ड्राइवर सीट पर आसिम मुनीर आना चाहता है, या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कुछ उसको कुछ अश्योरेंस देने की जरूरत है? देखिए, उन्होंने तो ऑलरेडी मुझे लगता है ड्राइवर सीट पे है, और किसी को भी ये इल्यूजन नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की कोई सिविलियन लीडरशिप
कंट्रोल में है, पावर उनके पास है, पावर आसिम मुनीर के पास ही है। और बिल्कुल आपको याद होगा कि मुशर्रफ से पहले जितने भी, या मुशर्रफ खुद भी, जितने भी जनरल्स आए उन्होंने लगातार पाकिस्तान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़खानी की, अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बनाया। और आसिम मुनीर अलग नहीं है, उनकी एक ट्रेडिशन है, आर्मी की एक जो स्कूल ऑफ थॉट है उसकी ये ट्रेडिशन है कि आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिले। और आसिम मुनीर जहां अभी बैठे हैं इस वक्त, चूंकि दुनिया का जो पूरा जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें पाकिस्तान एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे बैठा है, क्योंकि अगर आप देखें यूएस भी उनको काफ़ी ज़्यादा सिर पे चढ़ा रहा है और चाइना ने ऑलरेडी चढ़ा के रखा हुआ है। तो आसिम मुनीर को कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि जब दुनिया एक शिफ्ट से गुजर रही है और एक बहुत बड़ा एक टेक्टोनिक शिफ्ट है, उसमें पाकिस्तान पूरी की पूरी तरह से उनके कंट्रोल में, वो अभी कहीं जा नहीं रहा, रिटायर नहीं हो रहा, मुझे नहीं लग रहा। तय है ना। ठीक है, आगे ट्रंप की बात मैं आपको करूं। ट्रंप के 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों हम एक साथ आपको सुना देंगे क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, फिर बात करेंगे। ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में जितने जहाज गिरे उसका नंबर उन्होंने अपडेट कर दिया है, अब 8 हो गए हैं। ये 4 से शुरू हुआ था सिलसिला, 4, 5, फिर 6 हुआ, फिर 7 पर वो काफी दिनों से अटके हुए थे। अब उन्होंने कहा 8 जहाज गिरा दिए थे साहब, 7 तो गिरा दिए थे और 8वें को बहुत बुरी तरह चोट लगी थी जहाज को, ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा ये 8 जहाज हिट हुए थे, मैंने जंग रुकवाई। 60वीं बार बोले ट्रंप। तो पहले तो ये सुन लें आप उनका बयान। फिर दूसरा उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, टाइम नहीं है इसलिए एक साथ सुनाऊंगा आपको। उन्होंने कहा ये मैं भी शी जिनपिंग से मिला, त्रिपाठी जी, बड़ा मजेदार बयान। और मैंने देखा शी जिनपिंग के आसपास जो लोग रहते हैं, हर आदमी टेंशन में रहता है। मैं चाहता हूं मेरी कैबिनेट ऐसी हो। मेरे यहाँ देखो ये जेडी वैंस, जब मैं बोलता हूं मेरे बीच में टोक देता है। तो आज से मेरे आसपास ऐसे लोग रहेंगे जो बिल्कुल खामोश रहेंगे और अटेंशन में रहेंगे। दोनों बातें सुनिए। कह रहे ये देखिए, ट्रंप बता रहे थे मेरे जब शी जिनपिंग से बात हुई तो उनके आसपास लोग कितने टेंशन में रहते हैं, डरते हैं उनसे। मैंने कभी कहा इतना डरे हुआ किसी को नहीं देखा जितना उनके साथ लोग थे। वो ये खुद इतना बोलते हैं कि इनके बीच में कोई क्या बोलेगा, और इनकी कैबिनेट का आदमी। एनीवे, ये तो लाइटर नोट पे ये भी बात कह रहे थे। वैसे हमारे मोदी जी के आसपास भी जो लोग रहते हैं, मैंने कभी किसी को ज्यादा बोलते नहीं देखा। मतलब नहीं, कोई मैं डर नहीं कह रहा हूं, लेकिन वही एक रिगार्ड जो होता है, बॉस का रिगार्ड वो हमेशा रहता है। हाईएस्ट चेयर का रिगार्ड भी होना चाहिए। और अगर आप स्ट्रेटेजिक मूव ले रहे हैं तो आपको भी चुप होना पड़ता है, तब आपके अगल बगल वाले चुप होते हैं। आज आप कोई बात बोल दें, कल कुछ और बोल दें, तो आपके जो अगल बगल हैं वो करेंगे क्या? और जेडी वैंस हो सकता है इसलिए नहीं रोक रहे हो कि उनको रोकना है, उनको पता है कि नहीं रोके तो क्या बोल देंगे। तो ये मसला बनता है। और मुझे लगता है कि ट्रंप को नहीं सीखना चाहिए शी जिनपिंग से। शी जिनपिंग एक ऐसे देश में है जहां 1 पार्टी डेमोक्रेसी है, उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। सर 8वें जहाज को चोट लगी, ये भी बताया ट्रंप। ये भी बताया, वो अभी करते रहिए ना, उनका नंबर बढ़ता रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। वो देखते हैं कि अब बहुत दिन हो गए 7 पर चलते चलते, 5 से, ठीक है, मुझे याद आ रहा है 5 से 7 पर आ गया, बल्कि 4 से 7 पर 4 से 7 पर गया। ठीक है सर, चलें तो आप देखें ट्रंप खैर रोज कुछ ना कुछ हमें मसाला दे देते हैं बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आरती जी आपका, राहुल जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी आपसे।